तो दोस्तों AI अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम लोग डेटा व्रैंगलिंग देखेंगे विद द आर लैंग्वेज। तो फोक्स बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों समझते हैं डेटा मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट को आर लैंग्वेज के साथ में। और दोस्तों हम देखेंगे इसकी लाइब्रेरीज जो कि यूज़ की जाती हैं आर के अंदर डेटा मैनिपुलेशन को करने के लिए। और दोस्तों कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन का समझेंगे। और दोस्तों हम लोग जो है प्रैक्टिकली फाइनली जो है इसको आर स्टूडियो के साथ इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो फोक्स बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों देखते हैं डेटा व्रैंगलिंग को। तो फोक्स सबसे पहले हम लोग चलते हैं यार डेटा व्रैंगलिंग की तरफ। और दोस्तों डेटा व्रैंगलिंग को समझते हैं कि एग्जैक्टली डेटा व्रैंगलिंग जो है वो हम लोग क्यों करते हैं अपने डेटा के ऊपर, ताकि हम लोग जो है अपने डेटा को एक फॉर्मेट के अंदर लेकर आ सके। यानी कि हम लोग जो है अनटाइडी फॉर्मेट से टाइडी फॉर्मेट में लेकर आ सकें। जो इररेलेवेंट कॉलम्स हैं, जो इररेलेवेंट एंट्रीज हैं, उन सभी को जो है यहाँ पर रिमूव कर सकें और एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर डेटा टेबल की फॉर्म में उसको लेकर आ सकें। उसी सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन या फिर डेटा व्रैंगलिंग। तो फोक्स सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डेटा व्रैंगलिंग को। और दोस्तों डेटा व्रैंगलिंग को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। दोस्तों डेटा व्रैंगलिंग को यूज़ करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि जितने भी जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, जितने भी आपके पास डेटा साइंटिस्ट होते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कि लीड डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हैं, तो दोस्तों उनका बेसिकली यहाँ पर मेन काम ये होता है कि भाई वो जो है अपने डेटा को प्रॉपर फॉर्म में लेकर आ सकें। क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करते हैं रैंडम सोर्सेज से। और दोस्तों डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमें ये पता नहीं होता कि हम लोग जो है यहाँ पर डेटा को किस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर उसको हमें यूज़ करना है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। और तभी जो है हम लोग यहाँ पर ML मॉडल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी तरह के एल्गोरिदम को उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जो मशीन है वो हमें सही तरीके से यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड करें, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पर अपने डिसीजन को ले पाएँ। तो फोक्स आप अगर यहाँ पर इस डेफिनेशन की साइड पर जाते हो तो आप यहाँ देख रहे हो डेटा मैनिपुलेशन इज द चेंजिंग ऑफ डेटा टू मेक इट ईजियर टू रीड और बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैनिपुलेशन यानी कि डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा के ऊपर कुछ चेंजिंग परफॉर्म करना। तो अगर आप ये डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि डेफिनेशन बोलती है कि भाई चेंजिंग ऑफ डेटा, यानी कि आप जो है अपने डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में से मॉडिफाई कर रहे हो, ओरिजिनल फॉर्म में से थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, उसको एक प्रॉपर डेटा फ्रेम की फॉर्म में लेकर आओगे, उसको प्रॉपरली जो है क्लीन करोगे, सारे इररेलेवेंट रिकॉर्ड्स को जो है रिमूव करोगे और उसको जो है एक प्रॉपर फॉर्म में लेकर आने के बाद ही उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करोगे। और एनालिसिस परफॉर्म करने से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फंडामेंटल्स मिल जाएंगे आपको उस डेटा फ्रेम में से। उसके बाद में फाइनली आप जो है यहाँ पर एक ML मॉडल इंप्लीमेंट करोगे, यानी कि एक ML एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करोगे, मशीन लर्निंग की हेल्प लोगे अपने डेटा को समझने के लिए। और दोस्तों उसके बाद मशीन आपको प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेगा एंड देन उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डिसीजन बनाओगे। अब दोस्तों इसको अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर पीछे लेकर जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन नहीं करोगे तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर रहेगा कंप्लीटली अनटाइडी फॉर्मेट, नहीं टाइडी फॉर्मेट में नहीं रहेगा। तो दोस्तों ऐसे में आपका जो डेटा है बेसिकली उसके ऊपर अगर आप डायरेक्टली एल्गोरिथम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर दोगे तो उसके बाद में जो है आप यहाँ पर अच्छे रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं करो कि आपको मिलेगा। क्योंकि आपको जो है अगर यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन जो है वो करते हो तो आपको उससे जो है आपके डेटा फ्रेम की कंप्लीट डिटेल्स भी मिल जाएंगी और आप जो है अपने डेटा फ्रेम को इजीली समझ पाओगे, इजीली उसको देख पाओगे और आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से आपका डेटा जो है वो यहाँ पर स्टोर्ड है, आपकी एंट्रीज जो है वो यहाँ पर किन किन तरीके से किन के साथ में कितना रिलेशन बना रही है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो तो डेटा मैनिपुलेशन जो है वो चेंजिंग होता है डेटा का, यानी कि हमें जो है एक रीडेबल फॉर्म में लेकर आना होता है अपने डेटा को, हमें जो है अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है, एकदम प्रॉपर्ली एकदम क्लीन करना होता है अपने डेटा को। और उसी सिनेरियो को जो है हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन। अब दोस्तों क्योंकि कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल के साथ में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फोक्स मान लो कि आप जो है किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, किसी कंपनी के अंदर एक डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हो। अब ऐसे में आपका दोस्त जो है वो आप यहाँ पर या फिर आपका जो बॉस है वो आपको यहाँ पर बोलता है कि भाई मुझे जो है उन रिकॉर्ड्स को ला कर दे दो जो एम्प्लॉयज़ जो हैं जिनकी एज जो है बेसिकली वो यहाँ पर मान लो 25 के आसपास है और जिनकी जो सैलरी है वो मान लो $1000 के आसपास है। तो ऐसे में आपने क्या किया, आपने जो है उन सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो मैनिपुलेशन के तौर, यानी कि आपने डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए उस डेटा को मैनिपुलेट किया, यानी कि उस डेटा को जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया मेन डेटा फ्रेम में से और दिखा दिया उस रिकॉर्ड्स को अपने
बॉस को, और बॉस जो है वो आपका यहाँ पर खुश हो गया और हो सकता है आपको प्रमोशन भी प्रोवाइड कर दे। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक्सेल के साथ में इसको मैनुअली करने की, तो आप खुद सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, और दोस्तों ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा कम्बसम टास्क है, और दोस्तों इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता। और दोस्तों उसके बाद में इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो काम है वो एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट हुआ है, रिकॉर्ड सारे प्रिसाइजली कंप्लीट हुए हैं और सारा काम जो है वो आपका यहाँ पर सही से हो गया है। लेकिन यही काम अगर आप यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन के थ्रू करो, यानी डेटा को मैनिपुलेट करो, डेटा मैनिपुलेशन करो, तो ये काम काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा और ये काम काफ़ी मिनटों में जो है आप यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे। तो इसी चीज़ को या फिर इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए डेटा मैनिपुलेशन की हम लोग यहाँ पर अपने डेटा के ऊपर जो है वो मैनिपुलेशन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, और ये जो है हमें काफ़ी अच्छे इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ऐसे में हमारे पास जो सारे इंसाइट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं डेटा मैनिपुलेशन के थ्रू। तो फोक्स डेटा मैनिपुलेशन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे डेटा साइंटिस्ट की कंप्लीट फील्ड में। और दोस्तों काफ़ी हद तक जो डेटा साइंटिस्ट है वो डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, और डेटा मैनिपुलेशन करने के बाद ही एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद में एमएल मॉडल को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी उनकी मशीन प्रोवाइड करें, ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी कंपनीज के सक्सेशन के लिए जो है यहाँ पर डिसीजन को ले पाएँ। तो फोक्स ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेटा व्रैंगलिंग का। अभी टाइम है डेटा एनालिसिस को समझने का। तो फोक्स अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं डेटा एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को। तो फोक्स डेटा एनालिसिस, सबसे पहले हम ये सकते हैं डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, क्लींजिंग, transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusions and supporting डिसीजन मेकिंग। तो फोक्स डेटा एनालिसिस, अब क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन जो है वो तो हमने यहाँ पर कर ली, यानी कि पहला काम जो है हमने डेटा के ऊपर कर लिया, उसके बाद टाइम है हमारे पास यहाँ पर डेटा एनालिसिस का। तो डेटा एनालिसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि आपके डेटा को इंस्पेक्ट करने में, क्लीन करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, एक अनटाइडी फॉर्मेट से टाइडी फॉर्मेट में, और उसके बाद फाइनली डेटा मॉडल को जो बेसिकली उसका एक गोल होता है कि उसमें से जो है आप यहाँ पर यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करोगे, यूजफुल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, उन आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट करोगे जो कि आपके कंपनीज को काफ़ी हद तक सक्सेसफुल बना सकते हैं अगर आप उनको इंप्लीमेंट करो तो। और उसके बाद में जो है आप कंक्लूजन्स के थ्रू जो है यहाँ पर जो आपके बेसिकली निकले हैं एनालिसिस के बाद, उसके ऊपर जो है आप यहाँ पर बनाओगे डिसीजन, और डिसीजन बनाने के बाद में उन डिसीजन को आप जो है उन एरियाज़ में जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे जहाँ पर जो है आपके ग्रोथ काफ़ी कम है। तो यही इंपॉर्टेंट समझते हुए हम लोग यहाँ पर करते हैं डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस जो है हमें यहाँ पर हेल्प करता है सारे काम को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो हमारे कंक्लूजन उससे हमें जो है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है उसको करने में हमारी काफ़ी हद तक हेल्प होती है। और दोस्तों ऐसे में हमारे पास जो ये डेटा एनालिसिस का प्रोसेस है ये इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं होता, लेकिन इसको करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा मैनिपुलेशन के बाद में डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि डेटा एनालिसिस को करने के बाद में हमें अपने डेटा के बारे में काफ़ी हद तक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी हमें यहाँ पर पता चल जाती है। और दोस्तों उसके बाद आखिर में ही जो है हम लोग यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, और डेटा विजुअलाइजेशन के बाद हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं एक एमएल मॉडल को, कोई भी अलग एमएल एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो फोक्स ये हमारे पास यहाँ पर हो गया डेटा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन को समझने का। तो फोक्स डेटा मैनिपुलेशन की तरह डेटा विजुअलाइजेशन भी एक टेक्निक होती है जो कि पिक्टोरियली दिखाई जाती है आपके कस्टमर को आपके डेटा की फॉर्म में, और दोस्तों कस्टमर जो है आपका यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाता है उस चीज़ को देख के, और पिक्टोरियली उस डेटा को आप जो है यहाँ पर शो कर रहे हो या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने कस्टमर को। तो अभी अगर यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन की बात करो तो डेटा मैनिपुलेशन के थ्रू जिस तरीके से आप डेटा के रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, एंट्रीज को एक्सट्रैक्ट करते हो, उसी तरीके से डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू आप अलग अलग प्लॉट्स बनाओगे, अलग अलग आपके पास जो है ग्राफ्स बनाओगे, और आप जो है उस पिक्टोरियली जो है अपने डेटा को जो है वो यहाँ पर अपने कस्टमर को खूबसूरत फॉर्म के अंदर पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर जो है यहाँ अपने डेटा को जो है वो रिप्रेजेंट करोगे अपने कस्टमर को। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन हमें कहती है डेटा विजुअलाइजेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट deals with the graphic representation of data. It is a particularly efficient way of communicating when the data is numerous as
फॉर एग्जाम्पल आ टाइम सीरीज। तो फोक्स डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि डील करता है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि अगर आपको अपने डेटा को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या फिर एक एफिशिएंट वे में कम्युनिकेट करना है डेटा के साथ में, या फिर कम्युनिकेट करवाना है किसी कस्टमर को डेटा के साथ में, तो आप जो है सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप उस चीज़ को यहाँ पर पिक्चर की फॉर्म में दिखाओ, क्योंकि हम ह्यूमंस, हमारा जो ह्यूमंस का दिमाग होता है वो इस तरीके से ट्रेन है कि हम लोग जो है पिक्चर्स की फॉर्म में चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से कैटर कर लेते हैं अपने साथ में, और दोस्तों समझ में आ जाती है, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ सीधा पिक्चर दिखाते हैं और दोस्तों जो भी कस्टमर हमारे सामने बैठा है उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारे वेरिएशंस जो हैं डेटा के अंदर वो समझ में आ जाएंगे। तो डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि अपने कस्टमर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने डेटा को पिक्चर्स की फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने कस्टमर को, ताकि उसको जो है यहाँ पर खूबसूरत फॉर्म के अंदर आपके डेटा के जो सारे मैट्रिक्स हैं, अप एंड डाउन्स हैं, सारे जो आपके पास ट्रेंड्स हैं वो यहाँ पर समझ में आ जाएं। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी डेटा साइंस की फील्ड के अंदर, और ये भी जो है इसी के थ्रू जो है हम लोग अपने डेटा को जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से डिटेल में समझ पाते हैं, क्योंकि पिक्चर्स की फॉर्म में हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद में भाई हमारे पास यहाँ पर आता है लाइब्रेरी। तो दोस्तों लाइब्रेरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है कि लाइब्रेरीज जो है वो हमें यहाँ पर जो है इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो लाइब्रेरीज हैं बेसिकली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कलेक्शंस होता है प्री रिटन कोड्स का, जो कि हमारी हेल्प करता है कि हम जो है अपने टास्क को यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर सकें। मतलब ये कि मान लो कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख रहे हो, लाइब्रेरीज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कलेक्शंस ऑफ प्री रिटन कोड दैट यूजर्स कैन यूज टू ऑप्टिमाइज टास्क। तो दोस्तों हमारे पास जो लाइब्रेरीज होती हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लाइब्रेरीज होती क्या है। अब दोस्तों अगर आप किसी लाइब्रेरीज के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, और दोस्तों आपके पास वो सारे टूल्स होते हैं जो कि स्टडी से रिलेटेड है। मतलब आपको जो है वो वहाँ पे स्टेशनरीज भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको बुक्स भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मतलब आपके पास जो है वो मल्टीपल चीज़ें होंगी, सारे टूल्स आपके पास होंगे जिसको यूज़ करके आप स्टडी कर सकते हो। पेंसिल है उसको यूज़ करके आप स्टडी कर सकते हो, आपके पास बुक्स हैं उनके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो, आपके पास रजिस्टर्स होंगे जिनके ऊपर आप लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे टूल्स हैं। तो लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी वो बॉक्स है या फिर वो इन्वायरमेंट समझ लो जहाँ पर ये सारे टूल्स प्रेजेंट है, या फिर लाइब्रेरी वो टूल किट समझ लो जहाँ पे ये सारे टूल्स हैं, और उन टूल्स को लेकर आप जो है डेटा मैनिपुलेशन भी कर सकते हो और डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। तो अगर मान लो कि आप जो है अलग अलग सारी चीज़ें उठाने के लिए जाओ, मतलब मान लो कि बुक्स जो है वो आपके घर पे हैं, और जो आपके पास मान लो पेंसिल्स हैं वो आपके जो है वो रूम के अंदर है, मान लो कि आपके जो बैग्स होंगे वो आपके किसी रिलेटिव के घर पे है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आपको अलग अलग जगह पे जाके लेकर आना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम टास्क है, और हो सकता है कि आप जो है इसको करने के बाद इतनी आप में हिम्मत ही ना रहे कि आप जो है यहाँ पर एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हो। इसीलिए जो है हमें यहाँ पर प्री रिटन पैकेजेस मिलते हैं, प्री रिटन जो आपके पास यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरीज मिलती हैं जिसमें प्री रिटन कोड्स होते हैं, और वो उनके अंदर टूल्स होते हैं बहुत सारे, जिन टूल्स को यूज़ करके हम डेटा को पिक्चर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं और डेटा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं उन टूल्स की मदद से। अब इस चीज़ को यार हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ में अगर समझें तो हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि भाई मान लो कि आपके पास एक कार है, तो कार को अगर आपको यहाँ पर असेंबल करना है, मतलब कार को आपको बनाना है, तो कार के लिए सारी जो कार को बनाने के सारे जो टूल्स होंगे, सारे जो कंपोनेंट्स होंगे, उनकी तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब मान लो आपके पास मिरर्स होने चाहिए, आपके पास डोर्स होने चाहिए, इंजन होगा, टायर्स वगैरह होंगे, और आपके पास जो है सारी चीज़ें जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। तो अगर आपको यहाँ पर कार को असेंबल करना है तो आपके पास उन कार को असेंबल करने के लिए, मतलब कंपोनेंट्स के लिए भी जो है टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कंपोनेंट्स को ऐसे डायरेक्टली हाथ से तो नहीं लगाओगे। आपके पास एक टूल किट रहेगी, उस टूल किट के अंदर आपके पास, आपने देखा होगा अगर मैकेनिक को, तो मैकेनिक के पास एक टूल किट होती है जिसके अंदर वो सारा सामान वहाँ पर रखता है, सारी जो आपके पास सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर उसके पास होती है, और उसी के अंदर से जो है वो सारी चीज़ों को निकालता है। वो सारी चीज़ों को जो है निकालने के बाद में उन्हीं चीज़ों को यूज़ करता है एक कार को कंप्लीट बनाने के लिए या फिर एक कार को सही करने के लिए। तो वो जो टूल किट है, वो टूल किट क्या है, वो टूल किट है आपके पास यहाँ पर लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी के अंदर क्या है, लाइब्रेरी के अंदर आपके पास सारे टूल्स हैं, आपने निकाला, आपने अपनी कार को बनाया, फिर निकाला, फिर आपने अपनी कार को बनाया। मतलब बहुत सारे डिफरेंट टूल्स जो हैं उस टूल किट के अंदर प्रेजेंट है, और वो कंप्लीट टूल किट क्या है, वो कंप्लीट टूल किट आपके पास लाइब्रेरी है। तो इसी चीज़ को, इसी सिनेरियो को हम लोग अगर ड्रॉप आउट कर दें यहाँ पर,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक लाइब्रेरी का एक अपना ही अलग रोल है। और अगर लाइब्रेरीज ना हो तो हम लोग अपने जो काम है जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन करना, डेटा विजुअलाइजेशन करना या फिर डेटा के साथ और कोई काम करना, तो ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट समझते हुए लाइब्रेरीज जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लाइब्रेरी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप यहाँ पर बात करते हो ना डेटा साइंस की, तो डेटा साइंटिस्ट जो है वो अलग अलग लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं अलग अलग काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी का। अभी टाइम है हम लोग यहाँ पर समझेंगे लाइब्रेरीज इन आर। तो डेटा व्रैंगलिंग के लिए जो लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं आर प्रोग्रामिंग या फिर आर लैंग्वेज के अंदर, उसमें से हमारे पास यहाँ पर दो लाइब्रेरीज यूज़ की जाती हैं। डेटा मैनिपुलेशन के लिए जो है यहाँ पर यूज़ की जाती है डीप्लायर को, और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है ggplot2 को हमारे पास यहाँ पर आर लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों डीप्लायर जो है वो हमारे पास यहाँ पर आर लैंग्वेज के अंदर यूज़ की जाती है डेटा व्रैंगलिंग या फिर डेटा मैनिपुलेशन के लिए, और जो ggplot2 है वो यूज़ की जाती है आपके पास यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आर प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर डीप्लायर को। तो वन ऑफ द कोर पैकेजेस ऑफ द tidyverse in the R programming language, dplyr is primarily a set of functions designed to enable data frame manipulation in an intuitive यूज़र फ्रेंडली वे। तो फोक्स हमारे पास जो है यहाँ पे देख रहे हो कि भाई जो डिप्लायर है वो बेसिकली एक सेट है फंक्शन का, यानी कि एक सेट ऑफ फंक्शंस है जो कि डिज़ाइन किया गया आपके पास डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा फ्रेम को जो है यहाँ पर यूज़ करने के लिए और डेटा फ्रेम के रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये सारे काम जो है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो डीप्लायर पैकेज के साथ में। और दोस्तों डीप्लायर लाइब्रेरी के थ्रू जो है हम लोग डेटा मैनिपुलेशन या फिर डेटा व्रैंगलिंग कर सकते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड का रिलेशनशिप के साथ में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारे काम जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ डीप्लायर लाइब्रेरी कर सकते हैं, जो कि एक डेटा व्रैंगलिंग और एक डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है, यूज़ की जाती है हमारे पास यहाँ पर आर प्रोग्रामिंग या फिर आर लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद में हमारे पास आता है डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर यूज़ की जाती है आर में ggplot2। तो ggplot का मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। तो ये आप जो जी देख रहे हो इसका मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। तो इसमें जो है हमने यहाँ पर पता चलता है कि भाई ये जो है ये ग्रामर ऑफ ग्राफिक बेस्ड डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि हम यूज़ करते हैं आर प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर आर लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें तो ये कहता है भाई ggplot2 इज़ एन ओपन सोर्स डेटा विजुअलाइजेशन पैकेज फॉर द स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्रिएटेड बाय हेडले विकम इन 2005. ggplot2 is an implementation of Leland-Wickham grammar of graphics, a general scheme for data visualization which break up graphs into semantic components such as scales and layers. तो फोक्स क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि भाई जो ggplot2 लाइब्रेरी है वो एक ओपन सोर्स डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है और वो यूज़ की जाती है यहाँ पर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग के लिए। और उसके बाद में इसको जो है वो क्रिएट किया गया था आपके पास हेडले विकम के द्वारा, जो कि किया था 2005 में। और ggplot2 जो है वो बेसिकली एक इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर लेलैंड विकम का, जो कि बेस्ड है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है यहाँ पर ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट। तो ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स यानी कि एक ग्रामर, यानी कि अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा हो तो उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि इंग्लिश किस तरीके से यहाँ पर लिखी जाती है, इंग्लिश के सारे फंडामेंटल्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, किस फ्लो के अंदर इंग्लिश में बात की जाती है और किन किन वर्ड्स को इंग्लिश में किन किन टाइम पे यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है हमारे इंग्लिश के लिए। और इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर लेयर टू लेयर, यानी कि हमें जो है यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन या फिर डेटा को पिक्टोरियली दिखाने के लिए हमें यहाँ पर लेयर को जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ में, ताकि वो लेयर जो है आपस में कनेक्ट होकर हमें एक डेटा विजुअलाइजेशन का रूप भी दे सके, या फिर एक हमें जो है प्लॉट का या फिर एक ग्राफ का रूप जो है वो यहाँ पर दे सके। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर स्केल्स होंगे और लेयर्स होंगी। तो इनको जो है अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर सिमेंटिक कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस ggplot2 लाइब्रेरी के अंदर। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर डीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो कि मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है आर में, और ये हो गया हमारे पास ggplot2 का कॉन्सेप्ट जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पर आर लैंग्वेज में। अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर लेयर्स को समझने का। तो फोक्स लेयर को अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो भाई सबसे पहले आता है डेटा लेयर का काम। तो भाई लेयर्स इन डेटा विजुअलाइजेशन, तो क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं, मतलब अभी जो है हम लोग यहाँ पर आर के अंदर जो है वो लेयर वाइज, यानी कि हमारे पास अलग अलग लेयर्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद में हमें जो है यहाँ पर एक प्लॉट प्रोवाइड करती है या फिर एक ग्राफ प्रोवाइड करती है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
तो नॉर्मली हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। हमारे पास होती है डेटा लेयर, उसके बाद आती है एस्थेटिक लेयर एंड देन आती है आपके पास फाइनली ज्योमेट्री लेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा लेयर के बारे में। तो डेटा लेयर जो है वो बेसिकली आपके पास करता कुछ यूँ है कि आपका जो कंप्लीट डेटा है उन सभी की एंट्रीज को अपने साथ में जो है वो यहाँ पर रख लेता है, अपने साथ में जो है वो यहाँ पर मैप कर लेता है, ताकि और अपने साथ में जो इसको रखता है इसलिए ताकि इसको मालूम चले कि हाँ ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके ऊपर जो है मुझे एक डेटा या फिर एक प्लॉट जो है मुझे यहाँ पर बनाना है, फिर एक ग्राफ जो है मुझे यहाँ पर बनाना है। उसके बाद फिर हम लोग इनको जोड़ने के लिए या फिर इनको कनेक्ट करने के लिए एस्थेटिक लेयर्स थे, हम लोग यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और प्लस ऑपरेटर जो है वो इनको बेसिकली जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि डेटा लेयर को अगर मुझे एस्थेटिक लेयर के साथ में मैप करना है या फिर जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो ऐसे में जो है मुझे जो है यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इसको एक पाइपलाइन की तरह मान लो कि जिस तरीके से हम लोग एक पाइपलाइन को कनेक्ट करते हैं ताकि उसमें तो जो पानी का फ्लो है वो नीचे ना गिर सके, वो सीधा एक पाइप से निकल के दूसरी पाइप में चला जाए। इसी तरीके से ये भी एक पाइपलाइन की तरह है जिसमें लेयर टू लेयर हम लोग जो है यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और वो जो है फाइनली जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें जो है ये एक प्लॉट की शक्ल दे देता है। तो उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर आता है एस्थेटिक लेयर। तो एस्थेटिक लेयर बेसिकली यूज़ होता है आपके पास आपके जो ग्राफ्स होंगे या फिर आपके जो बार प्लॉट अगर आपने बनाया तो आपके बार प्लॉट में बिन्स होंगे, तो बिन्स के अंदर आपके पास कलर्स को ऐड करना है, आपके पास जो है आउटलाइंस को ऐड करना है, अगर आपको एक्स एक्सिस को ऐड करना है, वाई एक्सिस को ऐड करना है, तो ये सारे काम जो है आप कर सकते हो एस्थेटिक लेयर के अंदर। और दोस्तों एस्थेटिक लेयर इन्हीं सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर यूज़ करता है। मतलब अगर आपको अपने प्लॉट को खूबसूरत बनाना है, आपको प्रिटी बनाना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर एस्थेटिक लेयर को जो है वो यूज़ करोगे। उसके बाद में भाई टाइम आता है हमारे पास यहाँ पर प्लस ऑपरेटर को यूज़ करने का, और प्लस ऑपरेटर को यूज़ करने के बाद में हम फाइनली जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे ज्योमेट्री लेयर को। और दोस्तों ज्योमेट्री लेयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी हमें जिस भी तरह का ग्राफ बनाना है, मान लो अगर आपको बार प्लॉट बनाना है तो आप जो है वो यहाँ पर लिख दोगे ज्योम बार, यानी कि ज्योमेट्री के साथ वो उस प्लॉट का नाम जो है वो यहाँ पर आप मैप करोगे जिसको आपको यहाँ पर बनाना है। अगर आपको यहाँ पर स्कैटर प्लॉट बनाना है तो आप यहाँ लिखोगे ज्योम हिस्ट, अगर आपको यहाँ पर बार प्लॉट बनाना है तो आप लिख दोगे ज्योम बार। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर जो भी प्लॉट बनाना चाहते हो ज्योमेट्री के साथ उस प्लॉट का नाम यहाँ पर लिखोगे, तभी जो है आपको यहाँ पर उस प्लॉट को यहाँ पर बनाकर दे देगा। तो ये सारी तीनों लेयर जो हैं वो आपस में आपने कनेक्ट कर ली और इन तीनों ने जो है कंबाइन करके एक प्लॉट जो है या फिर एक ग्राफ जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। और ये तीनों लेयर्स के थ्रू आपको यहाँ पर मिल गया खूबसूरत सा एक पिक्टोरियली फॉर्म में आपका डेटा जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया और आपको जो है एक खूबसूरत सा ग्राफ या फिर एक प्लॉट जो है वो देखने को मिल गया। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर अगर बात करते हैं नीचे, तो आप देख रहे हो डेटा लेयर। तो डेटा लेयर कंसिस्ट डेटा फाइल्स टू गेट आर रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन डेटा सेट। तो डेटा लेयर बेसिकली क्या है, डेटा लेयर जो है आपकी डेटा फाइल्स को जो है वो यहाँ पर लेता है, सारी डेटा रिकॉर्ड्स को लेता है और अपने साथ में रख लेता है और ये सोचता है कि भाई मुझे जो है इन सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर जो आप एस्थेटिक लेयर में मैप करोगे उनके ऊपर मुझे इस तरह का प्लॉट जो है वो बनाना है, जो कि आप यहाँ पर दोगे ज्योमेट्री के अंदर। उसके बाद में एस्थेटिक लेयर, तो एस्थेटिक लेयर मेकर प्लॉट्स ब्यूटीफुल, बेसिकली इट यूज्ड फॉर एडिंग कलर्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये बेसिकली हमारे पास इसी तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास यूज़ होता है यहाँ पर कॉलम्स के लिए, आपके पास कलर्स के लिए यूज़ होता है। अगर आपको कलर्स को ऐड करना है, आपको कॉलम्स को ऐड करना है, किन कॉलम्स के ऊपर किन प्लॉट को बनाना है, वो कॉलम्स आप इसके अंदर जो है वो यहाँ पर लेते हो। उसके बाद में आपके पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर एस्थेटिक लेयर के अंदर जो है वो करते हो। उसके बाद में फाइनली आता है ज्योमेट्री लेयर, और ज्योमेट्री लेयर के अंदर आप क्या करते हो, ज्योमेट्री लेयर कंबाइन ऑल द प्रीवियस लेयर्स एंड मेक अ ब्यूटीफुल ग्राफ एंड प्लॉट। और ये ज्योमेट्री लेयर क्या करता है, ये सारे जितने भी प्रीवियस लेयर्स हैं उन सभी को कंबाइन करता है, उन सभी को कनेक्ट करता है और कनेक्ट करने के बाद में आपको जो है फाइनल एक खूबसूरत सा ग्राफ या फिर एक प्लॉट की फॉर्म में आपके डेटा को प्रेजेंट कर देता है और आपका डेटा जो है आपको यहाँ पर पिक्टोरियली देखने को मिल जाता है। तो भाई ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन का। और हमने यहाँ पर कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आर के अंदर, ये सारी चीज़ें भी जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर आर को यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का और आर के अंदर डेटा मैनिपुलेशन करने का। और आर के साथ डेटा मैनिपुलेशन हम करते हैं और चलते हैं अभी आर स्टूडियो में, और आर स्टूडियो में प्रैक्टिकली डेटा विजुअलाइजेशन भी करते हैं और डेटा मैनिपुलेशन भी करके देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं अपने आर स्टूडियो में और करते हैं इन सारे जो आपके यहाँ पर हमने समझी ये चीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट, और डेटा मैनिपुलेशन भी करके देखते हैं प्रैक्टिकली और डेटा विजुअलाइजेशन भी करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ आर लैंग्वेज। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में, और दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं डेटा मैनिपुलेशन। और डेटा मैनिपुलेशन को जो है यहाँ पर वाइंड अप करने के बाद में हम लोग यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो यहाँ पर करके देखेंगे।
तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटा को लोड करके। तो दोस्तों डेटा को लोड करने के आपको मैं 2 मेथड जो है वो यहाँ पर बता देता हूँ और आपको इंस्टॉल करने की भी जो है 2 मिनट यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग डेटा को जो है वो किस तरीके से यहाँ पर लोड कर सकते हैं, किस तरीके से पैकेजेस को लोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो है हम लोग फिर मैनिपुलेशन को जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर पैकेज को लोड करना है तो उसके लिए पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आप जो है यहाँ पर पैकेजेस जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उस पैकेजेस के ऊपर जो है आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लो और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर एक इंस्टॉल बटन दिख रहा है, उस इंस्टॉल बटन के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर लो। उसके बाद में आपके पास जो है जो भी पैकेज आपको यहाँ पर किसी भी काम के लिए यहाँ पर लोड करना है, अब मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर dplyr को लोड करना है या फिर मान लो मुझे यहाँ पर ggplot2 को लोड करना है, तो मैं यहाँ पर जिस भी पैकेज को मुझे लोड करना है उसका नाम जो है मैं यहाँ पर लिख दूंगा और उसके नाम को लिखने के बाद में वो जो है मुझे यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देगा। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर dplyr को लोड करके दिखा देता हूँ। तो अब ये देख रहे हो मेरे पास ये dplyr पैकेज जो है यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। अब आपने यहाँ पर dplyr पैकेज का नाम जो है वो यहाँ पर मैप कर दिया। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको इस इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और इंस्टॉल बटन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास जो ये पैकेज है वो यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो पैकेज है वो यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो गया है और ये पैकेज आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर लोड हो रहा है और आप यहाँ देख रहे हो लोड ये पैकेज जो है यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद में इसी तरीके से आपको दोबारा अगर यहाँ पर किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पर एक दूसरा मेथड भी जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको सिंपली पुट यहाँ पर लिखना है इंस्टॉल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। तो आपको यहाँ पर लिखना है सिंपली इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और उसके अंदर आपको यहाँ पर सिंगल कोटेशन मार्क्स या फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो है यहाँ पर सिंपली लिख देना है उस पैकेज का नाम जिसको आप लोड करना चाह रहे हो। अब मान लो मैं यहाँ पर ggplot2 को लोड करना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा ggplot2 और उसके बाद में जो है मैं सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास जो है ये पैकेज लोड हो रहा है और जैसे ही ये पैकेज लोड हो जाएगा उसके बाद में हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है कंप्लीट पैकेज यहाँ पर ggplot2 जो कि डेटा विजुअलाइजेशन पैकेज है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। तो सिंपल मैंने आपको 2 मेथड जो है यहाँ पर बता दिया पैकेज को लोड करने का। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इन पैकेज को यहाँ पर हम लोड कैसे कर सकते हैं। ये तरीका जो था ये था इंस्टॉल करने का, मतलब पैकेज को लेकर आने का आपके जो आर स्टूडियो है उसके अंदर, ताकि आप उस पैकेज के साथ में जो भी काम है वो कर पाओ। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरीके से इन पैकेजेस को लोड कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर पैकेजेस को लोड करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन आर के अंदर ऐसा नहीं है। आर के अंदर हम लोग जो है वो पैकेज को लोड करने के लिए लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करते हैं और लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर हम लोग उस पैकेज का नाम लिखते हैं जो कि हमें लोड करना है। तो मान लो क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे तो अभी हम लोग यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन पैकेज के लिए जो है यहाँ पर हम लोग dplyr को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करूँगा, तो मैं लिखता हूँ लाइब्रेरी और उसके बाद में मैं राउंड ब्रेसिस के अंदर उस पैकेज का नाम दूंगा जिसको मुझे लोड करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं dplyr और उसके बाद में मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंटर। तो जैसे मैंने एंटर किया, देखो ये पैकेज मेरे पास यहाँ पर लोड हो चुका है। उसके बाद आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ देख रहे हो ये ब्रूम का जो आपके पास यहाँ पर बटन दिख रहा है, उस ब्रूम के बटन पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे ये सारा का सारा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में हमें दूसरा पैकेज लोड करना है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, तो हमें यहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ लाइब्रेरी और उसके बाद में जो है राउंड ब्रेसिस के अंदर मैं उस प्लॉट का नाम लिख देता हूँ पैकेज का जो मुझे लोड करना है। तो मैं लिखता हूँ ggplot2, तो मेरे पास आ गया ggplot2 पैकेज। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये पैकेज भी जो है मेरे पास यहाँ पर लोड हो चुका है। तो भाई सक्सेसफुली हमने जो है यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन पैकेज जो कि dplyr उसको भी लोड कर लिया और डेटा विजुअलाइजेशन पैकेज जो कि यहाँ पर ggplot2 था उसको भी हमने सक्सेसफुली लोड कर लिया है। अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन की तरफ जाने का और अभी जो है हम लोग यहाँ पर सिंपली जो है वो डेटा मैनिपुलेशन को देखते हैं। तो भाई डेटा सबसे पहले आर जो है आपको बहुत सारे बिल्ट इन डेटा सेट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है ताकि आपको जो है वो एक्सटर्नली बाहर से डेटा सेट को उठाकर लेकर आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ कि किस तरीके से आप बिल्ट इन डेटा सेट को यहाँ पर लोड करके उसके साथ में काम कर सकते हो, उसके साथ में मैनिपुलेशन कर सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। और मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि आप बाहर से एक्सटर्नली किस तरीके से डेटा को लोड कर सकते हो आर स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देखो अगर तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हो इंपोर्ट डेटा सेट। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नली डेटा सेट को इंपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं आर स्टूडियो में, वो उस तरफ जो है हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंपोर्ट डेटा सेट नाम का एक बटन, उसके ऊपर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपके पास अलग अलग 5 फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे जिसमें CSV, SAS, SPS,
आपके पास एक्सेल फॉर्म में होगा या फिर आपके पास मान लो टेक्स्ट फॉर्म में होगा, और टेक्स्ट में भी दो कंडीशंस होंगी आपके पास, एक होगा बेस और एक होगा रीडर। तो आप यहाँ देख रहे हो मैं जो है यहाँ पर बेस टाइप डेटा सेट के CSV फाइल को जो है यहाँ पर जो है वो लोड करूंगा। तो बेस जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, फिर इंडिकेट करता है CSV फॉर्मेट को। तो आप यहाँ देख रहे हो CSV में यहाँ पर लोड करूंगा, तो मुझे सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में ये मुझे यहाँ पर कंप्लीट जो है वो ले जाएगा या फिर रीडायरेक्ट कर देगा मेरे उस फोल्डर्स के अंदर जहाँ में मेरे पास सारे कंप्लीट डेटा सेट्स प्रेजेंट है। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक ई ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर मेरे पास बहुत सारे डेटा सेट्स प्रेजेंट है, तो अभी उन डेटा सेट्स में से किसी एक डेटा सेट को यहाँ पर मैं आपको लोड करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास जो है यहाँ पर बहुत सारे डेटा सेट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इन डेटा सेट को यहाँ पर लोड कर लेते हैं। तो अभी मेरे पास आप देख रहे हो यहाँ पर एक कोविड-19 डेटा सेट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी जो है हम लोग इसको इसके ऊपर यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। उसके बाद में हमें जो है इसका यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ देख रहे हो नाम जो है इसका हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम जो है इसको यहाँ पर एक नाम दे देते हैं जो कि होगा covid.csv, या सिर्फ हम लोग उसको कोविड नाम दे देते हैं। CSV ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमें जो है इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो हम इंपोर्ट करेंगे इसको। और अभी जो है आप यहाँ देख रहे हो हमने सक्सेसफुली इस डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो अभी अगर आपने इसको लोड करना है तो आप सिंपली पुट इसको किस तरीके से लोड कर सकते हो, आपको यहाँ पर लोड करने के लिए या फिर इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा व्यू फंक्शन को। तो आप यहाँ देख रहे हो व्यू फंक्शन के अंदर जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा कोविड, जो कि मेरे डेटा सेट का नाम है। उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही भाई मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमने एक्सटर्नली डेटा सेट जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लोड कर लिया है। और आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो डेटा सेट है वो यहाँ डेटा फ्रेम है वो यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास डेटा फ्रेम जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर डेटा सेट को या फिर डेटा फ्रेम को जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लोड कर सकते हैं, और इसके साथ जो है हम लोग यहाँ पर कंप्लीट काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से भाई हम लोग जो है यहाँ पर इसको लोड भी कर सकते हैं, उसके साथ जो है हम लोग कंप्लीट काम भी कर सकते हैं, और इसको जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास तरीका डेटा सेट को लोड करने का। अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं डेटा मैनिपुलेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है यहाँ पर बिल्ट इन डेटा सेट जो कि आर हमें प्रोवाइड करता है, तो उसको भी जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं भाई, हम लोग ने यहाँ पर एक्सटर्नल डेटा सेट को तो लोड करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया। अभी टाइम है आर के बिल्ट इन डेटा सेट्स के नाम को चेक करने का। तो आर जो है हमें कितने डेटा सेट्स प्रोवाइड करता है, उसके अगर हमें यहाँ पर नेम्स को देखना है तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर एक लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड करनी पड़ेगी। तो उस लाइब्रेरी का नाम है हमारे पास यहाँ पर डेटा सेट्स। तो उसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा पैकेजेस में, और पैकेजेस के बाद जाना पड़ेगा यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा डेटा सेट्स, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा सेट्स। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई हमारे पास आ गया डेटा सेट्स डॉट लोड। और अभी जो है हम लोग सिंपली पुट यहाँ पर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैंने इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया, आप यहाँ देख रहे हो ये डेटा सेट नाम की जो पैकेज है फिर जो लाइब्रेरी है वो मेरे पास यहाँ पर लोड होना शुरू हो गई है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये जो है वो लोड हो चुकी है, और अभी जो हम लोग यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं। और अभी आर के बिल्ट इन डेटा सेट्स को देखने के लिए हमें यहाँ पर डेटा फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली जो है अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा, और उसके बाद में मुझे राउंड बेसिस देने एंड देन मुझे इंटर प्रेस करना है। तो भाई जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर आर के जितने भी डेटा सेट्स हैं जो कि आर के अंदर बिल्ट इन आते हैं या फिर इनबिल्ट आते हैं, वो सारे के सारे डेटा सेट्स के नाम जो है आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे उनकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किन किन डेटा सेट के साथ किन किन की इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ देख रहे हो आपके पास बहुत सारे डेटा सेट्स है जो कि आर आपको यहाँ पर बिल्ट इन प्रोवाइड करता है, ताकि बाहर से आपको कोई भी डेटा सेट को लाने की ज़रूरत ना पड़े। आप बिल्ट इन डेटा सेट के साथ में जो है यहाँ पर मैनिपुलेशन करो और डेटा विजुअलाइजेशन करो। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग जो है आर के बिल्ट इन डेटा सेट्स के नाम को देख सकते हैं और फिर बाद में उनको लोड भी कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर ये पहला डेटा सेट है जिसका नाम है एयर पैसेंजर। अगर इसको मुझे देखना है तो मैं यहाँ पर सिंपली पुट यूज़ करूँगा व्यू फंक्शन को, और उसके बाद में मेरे डेटा सेट का नाम लिख दूंगा जो कि है एयर पैसेंजर। तो मैं लिखता हूँ एयर पैसेंजर्स, और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। तो भाई जैसे इंटर प्रेस किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है एयर पैसेंजर नाम का एक डेटा फ्रेम जो है वो यहाँ पर आ चुका है, और इस पर कंप्लीट मेरे पास डिटेल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसमें 144 एंट्रीज जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और एक जो है यहाँ पर कॉलम प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर मुझे मान लो दूसरा कोई डेटा सेट लोड करना है, मान लो मुझे बीजे सेल्स जो है यहाँ पर लोड करना है, तो इसके लिए भी जो है मुझे यहाँ पर व्यू फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि जो व्यू का वी है वो आपको यहाँ पर कैपिटल रखना है, उसको स्मॉल नहीं रखना है। अगर स्मॉल रख के करेंगे तो आपका डेटा सेट लोड नहीं होगा, आपके पास एरर आ जाएगा। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको यहाँ पर वी जो है उसको यहाँ पर कैपिटल रखना है, उसको यहाँ पर बड़ा रखना है, उसको छोटा नहीं रखना, वरना
वरना फिर आपके पास एरर आ जाएगा। तो उसी तरीके से जो है आपके पास यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है बीजे सेल्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीजे सेल्स और यहाँ पर मैं लिखता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको इंटर करते हैं। तो भाई जैसे मैंने इंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास बीजे सेल्स नाम का डेटा सेट भी जो है वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से हमारे पास भाई आर के अंदर एक आयरस नाम का डेटा सेट भी होता है जो कि बिल्ट इन आता है। तो अभी इसको हम लोग लोड करेंगे, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर व्यू फंक्शन को यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं व्यू, उसके बाद उस डेटा सेट का नाम लिख देंगे जो कि है आयरस, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी इंटर करते हैं। तो भाई जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो 150 एंट्रीज जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और 5 जो है वो यहाँ पर कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास हम यहाँ पर देख सकते हैं या फिर डेटा सेट को लोड कर सकते हैं आर स्टूडियो के अंदर, और उसके साथ में मैनिपुलेशन कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो भाई ये चीज़ें जो है अभी हमने यहाँ पर सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर सीख ली और मैंने यहाँ पर आपको डीपली कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से हम लोग ये सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं यार डेटा मैनिपुलेशन की तरफ और डेटा मैनिपुलेशन को जो है यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक डेटा सेट है आर के अंदर जिसका नाम है यहाँ पर आइरिस। तो उसको जो है सबसे पहले हम लोग लोड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ, और कमेंट के लिए आपको हार के अंदर जो है वो यहाँ पर हैश सिंबल को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हैश सिंबल के साथ में लोड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लोड रिक्वायर्ड बेसिकली पैकेजेस। तो हमने लोड किया, अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे लोड अ डेटा सेट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कमेंट लोड डेटा सेट, उसके बाद हमें इंटर करेंगे। तो लोड करने के लिए डेटा सेट को अभी मैं व्यू फंक्शन को यूज़ करूँगा और उसके बाद में मैं यहाँ लिख दूंगा डेटा सेट का नाम जो कि है आइरस, और उसके बाद में अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई जैसे मैंने इंटर किया, आप देख लो डेटा सेट जो है वो मेरे पास यहाँ पर लोड हो चुका है और हमने सक्सेसफुली जो है ये डेटा सेट आप देख रहे हो सारे के सारे यहाँ पर लोड हो चुके हैं और आपके पास यहाँ पर टोटल 150 एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर इस डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डेटा सेट को जो है वो यहाँ पर लोड कर लिया और अभी जो है हम लोग इस डेटा सेट के ऊपर यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन जो है वो यहाँ पर करके देखेंगे। तो सबसे पहले भाई डेटा मैनिपुलेशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर पैकेजेस को तो लोड करना पड़ेगा, और किस तरीके से पैकेजेस को दोनों तरीके से लोड किया जा सकता है मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो इंस्टॉल बटन है उसके ऊपर भी पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो, डायरेक्ट पैकेजेस के साथ में जो आप दूसरा मेथड था वो भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो अभी सिंपली पुट हम लोग चलते हैं यार मैनिपुलेशन की तरफ, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक एंट्रीज को जो है किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए वो देखेंगे। तो भाई डेटा मैनिपुलेशन के अंदर अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स या फिर स्पेसिफिक कॉलम्स को जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर 2 कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मान लो मुझे जो है यहाँ पर सेपल लेंथ और सेपल विड्थ को जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, तो मैं सबसे पहले कमेंट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं लिखता हूँ एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक कमेंट्स, बेसिकली स्पेसिफिक कमेंट्स। तो मैं लिखता हूँ स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए, तो मैं लिखता हूँ एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स, और मुझे जो है यहाँ पर ओके मैंने यहाँ पर कमेंट लगा दिया। उसके बाद अभी हमें स्पेसिफिक कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अगर मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले डेटा सेट का नाम जो कि है आइरस। उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर पाइप ऑपरेटर को। तो पाइप ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है परसेंट, उसके बाद ग्रेटर देन साइन, उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर परसेंट। तो परसेंट ग्रेटर देन साइन और फिर परसेंट, तो इस पूरे हम लोग जो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर पाइप ऑपरेटर। उसके बाद में जो है पाइप ऑपरेटर, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया आइरस यानी कि डेटा सेट का नाम। उसके बाद में जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया पाइप ऑपरेटर। उसके बाद हमें स्पेसिफिक कॉलम्स को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें सेलेक्ट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, और उसके बाद में जो है यहाँ पर हमें देने पड़ेंगे काउंट्स, यानी कि अगर मैं यहाँ देता हूँ 1,2, इसका मतलब ये है कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, यानी कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। इसी तरीके से अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर देना है कॉलम 6, कॉलम 7, तो वो मैं दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास जितने कॉलम्स रहेंगे सिर्फ उतने कॉलम्स ही जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पर पहला कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम जो कि सेपल लेंथ है और सेकंड कॉलम जो कि सेपल विड्थ है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कॉलम का जो नंबर है वो दे दिया, यानी कि कॉलम 1 जो है वो सेपल लेंथ है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, और कॉलम 2 है उसका नाम है सेपल विड्थ, उसको मैं भी एक्सट्रैक्ट करूँगा। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको स्टोर करवा दूंगा मैं, और स्टोर करवाने के लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हाइफन और उसके बाद ग्रेटर देन साइन, और इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मुझे जिस वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना है, तो मान लो कि मैं जो है मैं यहाँ पर इसको स्टोर करवा देता हूँ यहाँ पर कॉल 2 में। तो यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ कॉल 12 में।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं इंटर, और उसके बाद में अभी मुझे यहाँ पर देखना है, तो मुझे यहाँ पर इसको देखने के लिए व्यू फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर व्यू फंक्शन में जिस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया है, जिसका नाम है call_12, उसके अंदर मैं जो है यहाँ पर इसको देख लूँगा। तो अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम्स को जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो कि कॉलम 1 था और कॉलम 2 था। जिस कॉलम 1 में सेपल विड्थ लेंथ था और कॉलम 2 में सेपल विड्थ था। तो इसी तरीके से सेलेक्ट फंक्शन जो है मैंने यहाँ पर इनको जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया पूरे कंप्लीट डेटा फ्रेम में से। आप देख रहे हो डेटा फ्रेम आपके पास जो था वो इंटायर डेटा फ्रेम में से मैंने ये 2 कॉलम्स को जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर 2 एंट्रीज को जो है मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट फंक्शन। उसके बाद में इसी तरीके से अगर मान लो मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 कॉलम्स चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी जो है मुझे यहाँ पर सिमिलरली इसी तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले आइरस, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पाइप ऑपरेटर को, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सेलेक्ट फंक्शन, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा कॉलम का नाम। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 1, 2, 3, और अभी जो है मैं यहाँ पर इसको स्टोर करवा देता हूँ call13। उसके बाद में एंटर करते हैं, एंड देन अभी हम लोग उसको देखेंगे व्यू फंक्शन के थ्रू। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं अपने कॉलम वेरिएबल का नाम जो कि है 1:call_13, इंटर करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई अभी जो है हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स को जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। तो आप ये देख रहे हो ये जो पहला कॉलम है ये 1 से इंडिकेट हो रहा है, दूसरा कॉलम 2 से इंडिकेट हो रहा है और तीसरा कॉलम 3 से इंडिकेट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आपके पास 3 कॉलम्स एक्सट्रैक्ट हो गए। अभी मान लो कि आपको ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं बल्कि आपको डायरेक्टली 1, 2, 3 जो है कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है सिंपली पुट मैं यहाँ पर लिखूंगा आइरस, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पाइप ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट फंक्शन। और सेलेक्ट फंक्शन के अंदर मुझे मान लो कि एक ही साथ एक लिस्ट ऑफ या फिर एक सीरीज वाइज जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करनी है अपने कॉलम्स की या फिर अपनी एंट्रीज की, तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर कोलन्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मुझे मान लो कि यहाँ से 2 से चाहिए, तो मतलब मैं यहाँ पर 1 वाले कॉलम को नहीं कंसीडर, मुझे चाहिए सेपल लेंथ से लेके बाकी सारे कॉलम। तो मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करूँगा 2:4। तो मुझे जो है अगर मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो मुझे जो है यार 2 मतलब ये 2 से लेके 4 तक, मतलब 2, 3, 4 यानी कि 3 कॉलम्स मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। तो और ये जो है ये 2 कॉलम्स को छोड़ देगा, सेपल विड्थ लेंथ को छोड़ देगा और स्पीशीज़ को जो है यहाँ पर छोड़ देगा। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, और मैं जो है इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ यहाँ पर कॉलम 1, 4। अभी हम लोग उसको इंटर करते हैं। उसके बाद में हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, हम यहाँ देते हैं call14। उसके बाद में हम लोग इसको एंटर करते हैं। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि इसने जो है यहाँ पर सेपल लेंथ और स्पीशीज़ वाले कॉलम को जो है वो स्किप कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया, उसको हटा के हमें जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया 3 कॉलम, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। तो आप यहाँ देख रहे हो अगर, तो हमें जो है यहाँ पर इसने प्रोवाइड कर दिया सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। तो इस तरीके से हमने सीरीज वाइज जो है एक्सट्रैक्शन की है। आप यहाँ देख रहे हो कोलन, तो कोलन का मतलब ये है कि 2 से लेके 4 तक के जितने कॉलम है, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे या फिर काउंट नंबर 2 पे जो कॉलम है, उस कॉलम के साथ 4 तक जितने कॉलम है, यानी कि 4 वाला कॉलम जो है वहाँ तक हमें जो है एक्सट्रैक्शन करनी है। तो ये एक्सट्रैक्शन हो गई हमारे पास सीरीज वाइज, हमने सीरीज वाइज जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर ली है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर कॉलम्स की एक्सट्रैक्शन की सीरीज वाइज। तो हमने यहाँ पर देखा कि काउंट्स वाइज किस तरीके से कर सकते हो, हमने ये भी देखा सीरीज वाइज हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। उसी तरीके से अभी मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर स्पीशीज़ नहीं चाहिए, 1 से लेके 4 तक को कॉलम को सीरीज वाइज एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए भी मेरे पास सेम मेथड रहेगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि है आइरस, उसके बाद पाइप ऑपरेटर, और फिर लिखूंगा सेलेक्ट फंक्शन। और सेलेक्ट फंक्शन के बाद मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1:4। तो यहाँ पर मेरे पास 1 से लेके 4 तक, यानी कि मेरे पास सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ जो है मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। स्पीशीज़ वाला कॉलम जो है ये जो है मेरे पास यहाँ पर स्किप कर देगा, ये वाला कॉलम जो है वो मेरे पास यहाँ पर नहीं आएगा। तो अभी जो है उसके बाद मुझे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, और इसको जो है मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ call15 का। इंटर करते हैं, उसके बाद व्यू करते हैं अभी इसको। तो अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं इसका नाम जो कि है call15, और अभी जो है हम लोग इसको एंटर करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर 1 से लेके 4 तक के जितने भी कॉलम्स थे जो कि मैंने यहाँ पर दिए थे वो सब के सब यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर
अपने कंप्लीट इंटायर डेटा फ्रेम में से कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज या फिर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, जिस तरीके से हमने इसमें किया था। आप यहाँ देख रहे हो कि इसके अंदर भी जो है हमने यहाँ पर स्पेसिफिक एंट्रीज को जो है वो यहाँ पर यूज़ किया था, बेसिकली हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया था। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर मैनिपुलेशन की थी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग ने यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर देख ली और हमने देखा कि किस तरीके से सीरीज वाइज हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काउंट वाइज भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर नेम्स वाइज, यानी कि अभी जो है अभी तक हम लोग ने सिर्फ नंबर वाइज या फिर इंडेक्स वाइज या फिर काउंट्स वाइज जो है हमने यहाँ पर कॉलम को एक्सट्रैक्ट किया था, लेकिन अभी हम नेम्स वाइज कॉलम को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास जो डेटा सेट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे में आपको स्पेसिफिक नेम वाइज जो है एक कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि है आइरस, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर पाइप ऑपरेटर, और एंड देन उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट फंक्शन, और सेलेक्ट फंक्शन के बाद मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ उन कॉलम्स के नाम जो कि मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मान लो मुझे जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है स्पीशीज़ वाला कॉलम, तो मैं जो है यहाँ पर लिख दूंगा स्पीशीज़, और मैं यहाँ पर देख लूँगा स्पीशीज़ की जो स्पेलिंग है वो सही है। ओके, स्पीशीज़ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पीशीज़। उसके बाद में मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा कोटेशन कमा, उसके बाद देना पड़ेगा सिंगल कोटेशन, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ सेपल विड्थ को, तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेपल विड्थ। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉलम के नाम जो है वो यहाँ पर सही लिखना है, वरना फिर आपके पास एरर आ जाएगा। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ पेटल लेंथ को, तो यहाँ पर मेरे पास जो है यहाँ पर 3 कॉलम जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जो है यहाँ पर मैंने 3 कॉलम को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं मुझे नेम वाइज। मैं स्पीशीज़ कॉलम को लेना चाह रहा हूँ, सेपल विड्थ कॉलम को लेना चाह रहा हूँ, और पेटल लेंथ कॉलम को जो लेना चाह रहा हूँ उसको मैं स्टोर करवाऊंगा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए। यहाँ पर मैं जो है वो 3 कॉलम को यहाँ पर जो है वो लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको ले दिया। इसको मैं नाम यहाँ पर सिंपली दे देता हूँ SSP, यानी कि सेपल स्पीशीज़, सेपल विड्थ और पेटल लेंथ। तो इस तरीके से मैंने जो है इसको यहाँ पर दे देता हूँ मैं SSP। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर इसको 16 में स्टोर करवाता हूँ, इंटर करते हैं। उसके बाद में व्यू करते हैं अभी इसको, तो व्यू करते हैं इसको, हम लोग यहाँ पर देते हैं SSP और यहाँ पर देते हैं 16, एंड देन अभी हम लोग उसको इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको इंटर किया, अभी आप देख रहे हो हमने स्पेसिफिकली नाम के हिसाब से अपने कंप्लीट डेटा फ्रेम में से या फिर कंप्लीट डेटा सेट में से सिर्फ 3 यहाँ पर कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो कि स्पीशीज़ था, सेपल विड्थ था और सेपल लेंथ था, जिसके नाम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए थे। तो इस तरीके से आप नेम वाइज भी जो है वो एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने देखे कि भाई सिर्फ हम लोग ने जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो नंबर्स वाइज, और हमने सीरीज वाइज जो एक्सट्रैक्शन की, लेकिन नेम्स वाइज हमने नहीं की। तो अभी हमने यहाँ पर नेम्स वाइज भी किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं कॉलम्स को, उसको भी जो है हमने यहाँ पर देख लिया आर के अंदर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस चीज़ की एक्सट्रैक्शन की नेम्स वाइज, और हमने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर नेम वाइज भी जो है आर के अंदर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो भाई नेम वाइज तो हमने यहाँ पर देख लिया। अभी हम लोग स्पेसिफिक कैरेक्टर वाइज या फिर स्पेसिफिक अल्फाबेट वाइज किस तरीके से यहाँ पर कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी तक जो है हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट नाम लिखा था, लेकिन अभी जो है सिर्फ हम लोग यहाँ पर हर एक कॉलम के नाम का फर्स्ट लेटर लेंगे और उस लेटर के थ्रू उस कंप्लीट कॉलम को जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर सिंपली यहाँ पर किस तरीके से ये काम कर सकते हैं वो यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा डेटा फ्रेम का नाम जो कि है आइरस। उसके बाद में मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहाँ पर पाइप ऑपरेटर को, देन मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट फंक्शन, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर एक और फंक्शन लेना पड़ेगा या फिर एक मेथड लेना पड़ेगा जो कि है स्टार्ट्स विद। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट्स विद, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर उस कैरेक्टर का नाम देना है आपके कॉलम के जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो। मतलब मान लो अगर मैं स्पीशीज़ को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे स्पीशीज़ के फर्स्ट लेटर को देना पड़ेगा जिससे वो कॉलम का नाम स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर एस है और ये एस आप देख रहे हो कैपिटल में, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर ये स्मॉल में होती तो मैं स्मॉल में देता, क्योंकि अभी ये कैपिटल में तो मैं यहाँ पर कैपिटल में दूंगा, तो मैं देता हूँ कैपिटल एस। उसके बाद में जो है अभी मेरा यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अभी मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, उसको स्टोर करवाऊंगा एक वेरिएबल में, जो कि मेरे पास यहाँ पर इस वेरिएबल का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर स्पीशीज़। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्पीशीज़ 1। उसके बाद में अभी हम लोग इंटर करते हैं, और यहाँ पर हमने इंटर किया तो यहाँ पर एक एरर आ गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये एरर जो है वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्यों आया। हमने यहाँ पर कोई गलती कर दी है, इस वजह से शायद एरर आया। अभी हम लोग उसको समझते हैं और फिर इसको रिजॉल्व करते हैं। तो यार हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक ये थी कि भाई हमारे पास यहाँ पर अंडरस्कोर हमने नहीं लगाया। तो हमने जो है यहाँ पर इसी चीज़ को अभी कॉपी कर लेना है और कॉपी करके नीचे कर देना है इसको पेस्ट, और यहाँ पर लगा देना है अंडरस्कोर। तो हमने जो है यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं लगाया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसलिए एरर आ गया है। अभी हम लोग करते हैं एंटर। तो अभी जो है हमारे पास दोबारा से यहाँ पर एक एरर आ गया है।
तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर कैपिटल एस या कैपिटल डब्ल्यू जो है वो हमने यहाँ पर नहीं लिया, तो अभी हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर यार हमने एक और मिस्टेक यहाँ पर कर दी, वो ये है कि भाई हमारे पास ये जो विद है, ये विद का जो डब्ल्यू है वो यहाँ पर कैपिटल हो चुका है। तो अभी हम लोग इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं इसी चीज़ को कॉपी, और यहाँ पर जो है इस डब्ल्यू को यहाँ पर अंडरस्कोर और उसके बाद डब्ल्यू जो है यहाँ पर स्मॉल रहेगा, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको इंटर करते हैं। तो भाई जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो एग्जीक्यूट ये हो चुका है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं, तो व्यू फंक्शन का यूज़ करेंगे और व्यू फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारे कॉलम का नाम था यहाँ पर स्पीशीज़ 1, और ये मेरा कॉलम का नाम आ चुका है। अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर इंटर किया, जितने भी यहाँ पर कॉलम्स थे जिनका स्टार्टिंग लेटर जो था वो एस से स्टार्ट होता था, तो वो जो है वो सारे कॉलम्स मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे यहाँ पर वो कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है, अब क्योंकि यहाँ पर सारे कॉलम्स एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई दूसरे कॉलम का नाम मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ सारे कॉलम के जो स्टार्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब यहाँ पर एस है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो पी है। तो अभी हम लोग पी को भी थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं पेटल विड्थ और पेटल लेंथ को, यानी कि ये मुझे, अगर मैं यहाँ पर दूंगा पी लेटर को, तो ये मुझे सिर्फ वो कॉलम्स देगा जिनकी स्टार्टिंग लेटर या फिर जिनकी स्टार्टिंग जो आपके पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पर पी से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी ये काम भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम, उसके बाद यूज़ करेंगे पाइप ऑपरेटर को, उसके बाद यूज़ करेंगे सेलेक्ट फंक्शन, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा स्टार्ट्स विथ मेथड को, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा पी। तो मैं पी क्योंकि कैपिटल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर पी जो है वो कैपिटल है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर इसको स्टोर करवा देता हूँ पेटल 1 के अंदर, मैं यहाँ पर इसको स्टोर करवाता हूँ पेटल 1 के अंदर, एंड अभी इंटर करते हैं। उसके बाद मैं करता हूँ व्यू, और व्यू करेंगे हम अपने कॉलम को जो कि है जिसका नाम है पेटल 1, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर इंटर किया, आप यहाँ सिंपली पुट देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो कॉलम्स थे जिनका स्टार्टिंग कैरेक्टर या फिर स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट पी से था, यानी कि पी था, वो दोनों के दोनों कॉलम जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, जिसमें पेटल लेंथ और पेटल विड्थ जो है वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर ली। अब इसी तरीके से हमने ये तो स्टार्टिंग जो आपके पास अल्फ़ाबेट था उससे एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन अगर हम मान लो एंड्स वाले अल्फ़ाबेट से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करें, मतलब मान लो इसके एंड में एच है और इसके भी एंड में एच है, तो अगर हम लोग एच से जो है इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले आइरस डेटा फ्रेम का नाम जो कि होगा हमारे पास। उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है पाइप ऑपरेटर, उसके बाद यूज़ करना है सेलेक्ट फंक्शन, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एंड्स विद, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड्स विद मेथड को, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा मान लो एच। तो आप यहाँ देख रहे हो, अगर तो आपको यहाँ पर दिखे तो आप यहाँ देख रहे हो एच, तो आपका जो कॉलम है उस कॉलम के बिल्कुल एंड में आपको जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है वो है एच। दोनों कॉलम के एंड में जो है जो अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पर एच है। तो अब इस एच अल्फ़ाबेट जो कि एंड में आ रहा है, इससे इस पूरे कॉलम को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा कॉलम का नाम जो कि मैं दे देता हूँ यहाँ पर पेटल 1 2। उसके बाद में अभी हम लोग इंटर करते हैं, एंड देन अभी हम लोग व्यू करते हैं इसको। तो अभी हम लोग देखते हैं पेटल 1 2, एंड देन इंटर। तो जैसे भाई हमने यहाँ पर किया, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो यहाँ पर कॉलम थे, आप देख रहे हो चारों कॉलम जिनके एंड में आपके पास एच आ रहा है, वो सारे के सारे कॉलम जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो जिन के एंड में आपके पास एच आ रहा है वो सारे कॉलम जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दिया है एंड्स विद, यानी कि वो कॉलम मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो जिनके आखिर में एच आ रहा है। अब यहाँ देख रहे हो इन सभी कॉलम्स के नेम्स के आखिर में जो है वो एच आ रहा है। ये कॉलम के आखिर में भी एच है, इस कॉलम के भी आखिर में एच है, इनके भी आखिर में एच है और इसके भी आखिर में एच है। सबके कॉलम के आखिर में जो है वो यहाँ पर एच आ रहा है। तो इस तरीके से जो है इसने मुझे यहाँ पर बताया कि भाई किस तरीके से आपके पास जो आखिर वाले कॉलम है जिसकी वैल्यू या फिर जिसका जो आपके पास लेटर है वो एच है, तो उस कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लो। लेकिन अगर बात करता हूँ स्पीशीज़ की, तो आप यहाँ देख रहे हो स्पीशीज़ में आखिर में एस आ रहा है। तो अभी सिर्फ स्पीशीज़ को कॉलम आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एंड्स विद के साथ एस देना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी डिफरेंस है, ये कैपिटल एस है और ये स्मॉल एस है, तो अभी हम लोग इसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्पीशीज़ वाले कॉलम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी लास्ट वैल्यू कैरेक्टर्स है। उसके बाद पाइप ऑपरेटर, एंड देन सेलेक्ट फंक्शन, एंड उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एंड्स विद, और मैं लिखता हूँ एंड्स विद। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा स्मॉल एस, क्योंकि मेरे पास जो स्पीशीज़ वाला है उसमें आखिर में आप देख रहे हो स्मॉल एस है।
उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा स्पीशीज़, मैं यहाँ पर हैच लिख देता हूँ, स्पीशीज़ हैच, इंटर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्यू करते हैं इसको, तो हम लोग क्या करेंगे व्यू, उसके बाद हम लोग करते हैं स्पीशीज़, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्पीशीज़ कॉलम को, और स्पीशीज़ कॉलम के अंदर हम लोग यहाँ पर अपने कॉलम का नाम दे देंगे जो कि होगा स्पीशीज़, इंटर करते हैं। उसके बाद में जो है आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो हमने सक्सेसफुली स्पीशीज़ वाले कॉलम को जो वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसकी लास्ट वाली वैल्यू से, नहीं कि उसकी लास्ट वाले जो लेटर है या फिर कैरेक्टर है उससे, जो कि आ रहा था एस, तो हमने यहाँ पर दिया कि वो दिखाओ हमें कॉलम, या फिर वो करके दे दो हमें एक्सट्रैक्ट कॉलम जिसका जो आखिर में लेटर है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हो एस है। बाकी हमने पहले जो एक्सट्रैक्ट किया था वो यहाँ पर उससे नहीं था, वो यहाँ पर देख दूसरे कॉलम्स, आप यहाँ देख रहे हो सारे कॉलम्स जो है वो हमने यहाँ पर इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए थे। तो अभी हमने जो है सक्सेसफुली ये काम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। हमने नेम्स वाइज भी देखे, हमने कॉलम्स वाइज भी देख लिए, हमने सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमने करके देख ली, सारी चीज़ें जो है हम लोग ने यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दी हैं। तो भाई ये चीज़ें तो हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर फिल्टर फंक्शन के साथ में काम करने का। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर फिल्टर फंक्शन के साथ में काम करेंगे। तो फिल्टर फंक्शन के साथ में जो है हमें यहाँ पर काम करना है, तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर लोड करना पड़ेगा सबसे पहले आइरस को। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं आइरस, उसके बाद पाइप ऑपरेटर, और फिल्टर फंक्शन बेसिकली हमारे पास डेटा सेट में से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये कि मान लो कि अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उनमें से आपको स्पेसिफिक वैल्यूज़ पता करनी है, मतलब ये पता करना है कि 5 के बराबर कितनी वैल्यूज़ हैं, या फिर 5 कितनी दफ़ा प्रेजेंट है उस कंप्लीट कॉलम में। तो उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर फिल्टर फंक्शन को यूज़ करोगे। तो इसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे पहले आइरस, उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर पाइप ऑपरेटर, उसके बाद में जो अभी हम लोग यहाँ पर फिल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अभी हम लिखते हैं फिल्टर, उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर उस कॉलम का नाम देना है जिसके अंदर से हमें वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पर लेकर आना है या फिर एक्सट्रैक्ट करना है स्पेसिफिक वैल्यूज़ को। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो हमें यहाँ पर कॉलम का नाम देना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर नाम दे देता हूँ सेपल, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसका सेपल विड्थ, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेपल लेंथ, एंड देन उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कॉलम का नाम दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर बराबर करने के लिए डबल इज इक्वल टू का यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे यहाँ पर डबल इज इक्वल टू का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो है मुझे इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी, यानी कि मुझे जो है यहाँ पर मान लो मुझे वो वैल्यू चाहिए जो कि 4 के बराबर है, मतलब सेपल लेंथ, यानी कि मुझे वो रिकॉर्ड्स दिखाओ जहाँ पर सेपल लेंथ का वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। मतलब ऐसी कितनी एंट्रीज हैं, फिर ऐसे कितनी वैल्यूज़ हैं जो कि सेपल लेंथ की है और वो 4 के बराबर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 4 देता हूँ, एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर को, और मैं लिखता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेपल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेपल 4, और उसके बाद में जो अभी हम लोग इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद में अभी हम लोग उसको व्यू करेंगे, और व्यू करने के बाद में जो कॉलम का नाम देना है जो कि है सेपल 4, जिसमें मैंने इसको स्टोर करवाया है। इंटर करते हैं। तो अभी ऐसी कोई भी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं है जहाँ पर जो सेपल लेंथ का वैल्यू है वो 4 के बराबर है। तो अभी ये हमारे पास नहीं है। अभी हम दूसरी चीज़ को यहाँ पर देखते हैं इसी चीज़ को करते हुए। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसी चीज़ को करते हैं यहाँ से कॉपी, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर कॉपी करके इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, एंड देन अभी जो है हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं कि भाई वो वैल्यू दिखाओ जहाँ पर सेपल लेंथ का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 2 के बराबर है, या फिर मान लो 2.1 के बराबर है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देंगे 2, एंड देन यहाँ पर भी दे देंगे हम 2। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको इंटर, और देखते हैं रिजल्ट को। तो भाई ऐसी भी हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू जहाँ पर सेपल लेंथ का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 के बराबर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर अपनी डेटा सेट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, और आप यहाँ देख रहे हो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर डिफरेंट है। तो अभी आप यहाँ देखो, तो अभी जो है हम लोग के पास यहाँ पर ना 2 के बराबर कोई सेपल लेंथ का वैल्यू है, ना 5 के बराबर है। तो अभी हम लोग दोबारा से देखते हैं, बेसिकली 4 के बराबर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं पाइप ऑपरेटर, और पाइप ऑपरेटर के बाद यूज़ करेंगे फिल्टर फंक्शन को, और फिल्टर फंक्शन के बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सेपल लेंथ, यानी कि कॉलम का नाम यूज़ करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ सेपल लेंथ, उसके बाद में जो है डबल इज इक्वल टू, एंड देन अभी जो है मैं यहाँ पर देता हूँ 5। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेपल, उसके बाद स्टोर करवाएंगे इसको 5 में। उसके बाद हमने एंटर किया, एंड देन अभी हम लोग यहाँ पर देंगे सेपल 5।
तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई सेपल लेंथ की हमें जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली पता कर लिया कि कितनी एंट्रीज हैं, तो 150 एंट्रीज। आप यहाँ देख रहे हो टोटल जो कंप्लीट डेटा फ्रेम है उसकी 150 एंट्रीज है, और 150 एंट्रीज में से जो है हमारे पास सिर्फ 10 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो सेपल लेंथ का वैल्यू है वो 5 के बराबर है। अब यहाँ देख रहे हो सिर्फ 10 एंट्रीज ऐसी हैं जो कि जहाँ पर सेपल लेंथ का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। मैंने यहाँ पर कंडीशन दी थी और कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने फिल्टर कर लिया। हमने ये फिल्टर किया कि सेपल लेंथ में सिर्फ वो वैल्यू दिखाओ जहाँ पर जो सेपल लेंथ का वैल्यू है वो 5 के बराबर है, यानी कि 5 वैल्यू है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को भी कंप्लीट तरीके से फिल्टर फंक्शन से फिल्टर कर लिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फिल्टर फंक्शन के थ्रू स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को जो है वो यहाँ पर, या फिर स्पेसिफिक एंट्रीज को जो है वो कंप्लीट इंटायर डेटा फ्रेम में से जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। इसी तरीके से अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ और कॉलम्स हैं, उनके ऊपर भी जो है यहाँ पर इस फंक्शन को अप्लाई करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आइरस, उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ मैं पाइप ऑपरेटर को, एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना है फिल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा कॉलम का नाम, और कॉलम का नाम देता हूँ मैं सेपल डॉट विड्थ, और यहाँ पर उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना है कि भाई मुझे सेपल विड्थ में वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर जो सेपल विड्थ का वैल्यू है वो मान लो 3 के बराबर है। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैं यहाँ पर देता हूँ यहाँ पर सेपल 3, और अभी इंटर करते हैं। उसके बाद में हम लोग व्यू करेंगे, तो व्यू करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा सेपल 3, एंड देन अभी इंटर करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो सेपल विड्थ का वैल्यू जिस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रीवियसली दिखाया था कि सेपल लेंथ में हमने 5 के बराबर जो कंडीशन दी थी वो सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से हमने यहाँ पर अभी कंडीशन दी कि मुझे वो रिकॉर्ड्स दिखाओ या फिर मुझे वो एंट्रीज दिखाओ जहाँ पर जो सेपल विड्थ का वैल्यू है वो 3 के बराबर है। तो आप यहाँ देख रहे हो टोटल एंट्रीज आपका डेटा सेट के टोटल डेटा सेट देखें तो उसमें 150 एंट्रीज हैं, और 150 एंट्रीज में से आपके पास 26 एंट्रीज ऐसी हैं या फिर 26 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहां पर सेपल विड्थ की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है, यानी कि 3 जो है उसके बराबर है सेपल विड्थ की वैल्यू। और इतने ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं या फिर ऐसे कितनी एंट्रीज हैं, 26 एंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सेपल विड्थ का वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर अभी पेटल लेंथ को भी थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो पेटल लेंथ के लिए भी जो मुझे सेम यही रहेगा, सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम जो कि है आइरस, उसके बाद मुझे यूज़ करना है पाइप ऑपरेटर को, तो मैं लिखता हूँ पाइप ऑपरेटर। उसके बाद मुझे यूज़ करना है फिल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन के अंदर मुझे देना पड़ेगा कॉलम का नाम जो कि है पेटल, मैं देता हूँ पेटल। उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर लेंथ। तो उसके बाद अभी मैं आप कंसीडर करता हूँ कि भाई मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर जो पेटल लेंथ की वैल्यू है वो 1 के बराबर है। मैं देता हूँ 1। उसके बाद में यूज़ करना पड़ेगा मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो मैं यहाँ पर देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं देता हूँ भाई यहाँ पर लिख देता हूँ पेटल, उसके बाद देता हूँ 1। देन अभी हम लोग इंटर करते हैं। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं व्यू करते हैं बेसिकली इसको, तो हम यहाँ करते हैं पेटल, उसके बाद हम लोग कॉलम का नाम देते हैं जो कि था पेटल 1, इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने इंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री ऐसी है, मतलब 150 एंट्रीज में से सेपल जो बेसिकली जो पेटल लेंथ है वो सिर्फ एक ही एंट्री ऐसी है जहाँ पे पेटल लेंथ का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 के बराबर है, बाकी सारी जो है वो डिफरेंट है, 1 से। उसके बाद अभी हमने ये भी चेक कर लिया, अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम है पेटल विड्थ को देखने का। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर पेटल विड्थ को भी जो थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं पेटल विड्थ, तो हमने यहाँ देना पड़ेगा आइरस, उसके बाद देना पड़ेगा यहाँ पर पाइप ऑपरेटर को, एंड देन फिल्टर फंक्शन। उसके बाद जो है मुझे कॉलम का नाम देना है, तो कॉलम का नाम है भाई पेटल विड्थ। उसके बाद में इज इक्वल टू का साइन, एंड देन उसके बाद में जो है अभी मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है यहाँ पर पेटल लेंथ पेटल विड्थ का जो है वैल्यू वो यहाँ पर चाहिए मान लो 3 के बराबर। तो अभी जो है मैं यहाँ पर देता हूँ 3, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3। तो 3 के बराबर मुझे वो रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे पेटल विड्थ का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर होना चाहिए। अभी जो है मैं इसको यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ पेटल 3 में। अभी मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ पेटल 3 में। उसके बाद अभी हम लोग इंटर करते हैं, और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर व्यू करेंगे। तो व्यू करने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं पेटल 3, और अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो जैसे भाई मैंने एंटर किया, अभी यहाँ देख रहे हो कोई भी रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं है जहाँ पे पेटल विड्थ का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर हो। तो अभी ये सेटिस्फाई नहीं हो, तो अभी हम लोग यहाँ पर दूसरी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम देते हैं पाइप ऑपरेटर को, और उसके बाद में जो है मुझे फिल्टर फंक्शन यूज़ करना है, एंड देन उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर दे दूँगा कॉलम का नाम जो कि है पेटल विड्थ।
उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर देंगे कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पे पेटल विड्थ की जो वैल्यू है वो मान लो यहाँ पर 2 के बराबर है। तो अभी हम लोग ये कंडीशन देख के देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो अभी हम देते हैं पेटल 2 इंटर, यहाँ पर देते हैं पेटल 2, उसके बाद इंटर एंड देन अभी व्यू करते हैं इसको। तो अभी हम देते हैं व्यू पेटल 2 इंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई हमारे पास टोटल 6 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पेटल विड्थ का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। तो टोटल हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं? टोटल हमारे पास डेटा फ्रेम में आप देख रहे हो हमारे पास टोटल 150 एंट्रीज हैं। आप यहाँ देख रहे हो अगर, तो आप यहाँ देखो 150 एंट्रीज जो है वो हमारे पास टोटल प्रेजेंट है। उसमें से हमारे पास जो है यहाँ पर टोटल जो है वो यहाँ पर कितनी एंट्रीज हैं? टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो है हमारे पास पेटल विड्थ का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। तो 150 एंट्रीज में से सिर्फ 6 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर पेटल विड्थ का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने डेटा फ्रेम में से स्पेसिफिक वैल्यूज़ या फिर स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज़ को फिल्टर आउट किया है थ्रू फिल्टर फंक्शन मेथड्स। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को देख लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो फिल्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए ये काम कर लिया। अभी लास्ट कॉलम है, इसके ऊपर भी जो है हम लोग यहाँ पर फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लिखना है डेटा फ्रेम जिसका नाम है आइरस। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाइप ऑपरेटर को, मैं लिखता हूँ पाइप ऑपरेटर। और उसके बाद में जो है मुझे लिखना पड़ेगा फिल्टर फंक्शन, और उसके बाद में जो है मुझे लिखना पड़ेगा कॉलम का नाम जो कि है स्पीशीज़। तो मैं लिखता हूँ स्पीशीज़ एंड देन अभी जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पीशीज़। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर स्पीशीज़ के अंदर मुझे ये लिखना है कि भाई मुझे जो है यहाँ पर वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पे स्पीशीज़ जो है वो वर्जिनिका के बराबर है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्जिनिका। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो हमारे पास बेसिकली 3 क्लासेस हैं स्पीशीज़ वाले कॉलम में, आइरस वर्जिनिका, आइरस वर्सिकलर और आइरस सेंटोसा। तो हमारे पास अभी हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि भाई हमें वो रिकॉर्ड्स दिखाओ जहाँ पर, या फिर ऐसी कितनी एंट्रीज़ हैं, हमें ये पता करना है कि भाई ऐसी कितनी एंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्पीशीज़ का जो यहाँ पर वैल्यू है वो वर्जिनिका के बराबर है। मतलब ऐसी कितनी एंट्रीज जहाँ पर स्पीशीज़ जो है वो वर्जिनिका के बराबर है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ वर्जिनिका, तो मैंने यहाँ पर दे दिया वर्जिनिका। उसके बाद अभी इसको स्टोर करवाते हैं। तो अभी इसको स्टोर करवा देते हैं हम लोग यहाँ पर स्पीशीज़ वाले कॉलम में। तो मैं लेता हूँ स्पीशीज़ 1 और अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो जैसे भी हमने इंटर किया अब यहाँ पर जो है वो एरर आ चुका है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोटेशन मार्क जो है वो यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर जो है कर पाएंगे। तो अभी कॉपी करते हैं इसको और नीचे जो है इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और अभी जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कोटेशन मार्क। उसके बाद अभी इंटर करके इसको देखते हैं। तो भाई अभी हमने यहाँ पर इसको सक्सेसफुली यहाँ पर कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पर व्यू करेंगे इसको। तो व्यू करने के बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं स्पीशीज़, और उसके बाद कॉलम का नाम है स्पीशीज़ 1, और उसके बाद अभी हम लोग इसको व्यू करते हैं। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो टोटल 50 एंट्रीज ऐसी हैं। आपके पास टोटल 150 एंट्रीज थी, 150 एंट्रीज में से टोटल 50 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो आपके पास कंप्लीट कॉलम्स हैं, यानी कि जो आपके पास कंप्लीट आपके पास जो स्पीशीज़ की वैल्यूज़ हैं वो वर्जिनिका के बराबर है। मतलब 50 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर स्पीशीज़ जो हैं वो वर्जिनिका के बराबर हैं। तो टोटल एंट्रीज कितनी थी? टोटल एंट्रीज थी 150 एंट्रीज, और उस 150 एंट्रीज में से जो है 50 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो वर्जिनिका के जो है वो बराबर है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को जो है वो फिल्टर आउट किया है अपने कंप्लीट इंटायर डेटा सेट में से, और ये जो है ये हो गई हमारे पास यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन विद आइरस डेटा सेट। तो इस तरीके से आइरस डेटा सेट के साथ में जो है हमने यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन भी जो है वो यहाँ पर कर लिया। तो भाई अभी तक जो है हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉलम्स की जो वैल्यूज़ थी उनको अभी हमने यहाँ पे स्ट्रैक्ट आउट किया है, लेकिन अभी जो है हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स की वैल्यूज़, यानी कि हमें ये जानना है कि स्पीशीज़ वाले कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि सेंटोसा के बराबर हैं, और सेपल लेंथ वाले कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि 7 के बराबर है। ये दोनों चीज़ें हमें एक साथ अगर यहाँ पर देखनी है तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, और ये काम भी अभी हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आइरस, उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा पाइप ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर फिल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन के बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कॉलम का नाम। तो मैं यहाँ पर 2 कॉलम के लिए जो है वैल्यूज़ यहाँ पर लूँगा। तो मैं पहले ले लेता हूँ यहाँ पर सेपल लेंथ के लिए, और यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने रिकॉर्ड ऐसे हैं जहाँ पर सेपल लेंथ का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 5 के बराबर है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ करूंगा, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर दूसरा कॉलम दूंगा जो कि होगा स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ वाले के अंदर अभी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ मैं सेटोसा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेटोसा। उसकी स्पेलिंग ज़रा मुझे देख लूँ ताकि एरर ना आए।
तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है आइरस सेटोसा, उसका मैं ज़रा यहाँ पर देख लूँ स्पेलिंग। तो ये स्पेलिंग है भाई सेटोसा। ओके, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेटोसा। ओके, तो मैंने भाई दे दिया यहाँ पर सेटोसा। तो अभी मैं दोनों जो कॉलम्स हैं उनके रिकॉर्ड को एक ही साथ में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। उसके बाद मैं भी इसको स्टोर करवाऊंगा असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में किसी एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल का नाम जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ SS12। इंटर करते हैं। उसके बाद में अभी व्यू करते हैं इसको, तो अभी यहाँ देखते हैं SS, उसके बाद हम देते हैं SS_12, इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने एंटर किया, अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है ये दोनों, अभी हमने ये काम दोनों के लिए कर लिया, एक ही साथ हमने ये काम दोनों के लिए कर लिया। अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है यहाँ पर 8 एंट्रीज ऐसी हैं, मतलब 8 एंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जो सेपल लेंथ है उसका वैल्यू है 5 के बराबर। और यहां पर आप देख रहे हो स्पीशीज वाले कॉलम में, तो स्पीशीज वाले कॉलम में भी आप देखो तो यहां पर 8 एंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जो स्पीशीज है वो बराबर है सेटोसा के। तो पहले अभी हम लोग सिर्फ अलग अलग काम कर रहे थे, मतलब एक ही कॉलम के लिए आप जान सकते थे, लेकिन अगर आप एक ही साथ दोनों कॉलम के लिए जानना चाहते हो तो आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो एंड ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अभी हमने यहाँ पर 2 कॉलम्स के लिए जाना है। अगर मान लो आपको 3 कॉलम्स के लिए जानना है तो उसके लिए भी जो है हमारे पास मेथड यहाँ पर सेम ही रहेगा। और अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आइरस, उसके बाद मैं लिखता हूँ पाइप ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन के लिए मुझे जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉलम का नाम। तो इस बार जो है मैं लेता हूँ सेपल विड्थ को, सेपल डॉट विड्थ, और यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ कि भाई मुझे वो रिकॉर्ड दिखाऊँ जहाँ पर सेपल विड्थ का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 3 के बराबर है। और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ एंड ऑपरेटर। तो अभी जो हम लोग 3 कॉलम्स के लिए वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ देंगे एंड ऑपरेटर। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, मान लो मैं यहाँ दे देता हूँ पेटल विड्थ को, तो मैंने दिया सेपल विड्थ, उसके बाद पेटल विड्थ। तो पेटल विड्थ का वैल्यू मुझे ये जानना है कि पेटल वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर पेटल विड्थ का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 के बराबर है, या फिर मान लो पेटल विड्थ का वैल्यू जो है वो यहाँ पर बराबर है 2 के। उसके बाद में जो है मेरे पास फिर से मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो अभी हम लोग 3 कॉलम के लिए कर रहे हैं, तो एंड ऑपरेटर, उसके बाद मुझे वापस देना पड़ेगा कॉलम का नाम। तो अभी इस बार जो है मैं यहाँ पर देता हूँ स्पीशीज़ को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्पीशीज़, और स्पीशीज़ के अंदर अभी मैं देता हूँ यहाँ पर सेटोसा भी हो गया। अभी मैं यहाँ देता हूँ वर्सी कलर, तो अभी जो है मैं यहाँ पर दूंगा वर्सी कलर के लिए, तो मैं देता हूँ वर्सी कलर। तो अभी स्पेलिंग ज़रा मैं देख लूँ उसकी, उसके बाद हमें जो है इसका आगे बढ़ जाता है। ओके, तो वर्सी कलर की स्पेलिंग जो है यहाँ पर मैं देख लूँ, ग्रेट। तो वर्सी कलर की स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को, और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं SPS, यहाँ पर हम दे देते हैं इसको 1-3 का नाम, यानी कि सेपल विड्थ, पेटल विड्थ और स्पीशीज़। इंटर करते हैं। उसके बाद में व्यू करते हैं इसको, तो व्यू करने के बाद लिए हमें यहाँ पर देना पड़ेगा नाम कॉलम का SPS_13, क्लिक करते हैं। अभी करते हैं इंटर। तो भाई जैसे हमने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो ऐसे कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है जहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन अगर होते हैं तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं अलग अलग एंट्रीज के साथ में। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर 2 कॉलम्स के साथ भी एक ही साथ हम किस तरीके से यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यूज जो कि उनके अंदर प्रेजेंट है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम लोग जो है वो डबल के साथ भी किस तरीके से या फिर ट्रिपल के साथ भी जो है किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो भाई ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेटा मैनिपुलेशन का, और हमने डेटा मैनिपुलेशन जो है वो यहाँ पर करी है आइरस डेटा सेट के ऊपर। और दोस्तों कुछ मेथड्स थे, कुछ बेसिक मेथड्स थे जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और हमने जो है यहाँ पर सारी चीज़ें देखी, सारे डेटा मैनिपुलेशन के मेथड्स देखे, डेटा मैनिपुलेशन का कंप्लीट फ्लो देखा, किस तरीके से डेटा मैनिपुलेशन को परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से हमें जो है यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन करनी चाहिए, किस फ्लो में करनी चाहिए डेटा के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर कवर कर ली इस वाले डेटा मैनिपुलेशन के जो है आपके पास यहाँ पर पार्ट के अंदर। अभी टाइम है यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन का, और दोस्तों डेटा विजुअलाइजेशन जो है अभी हम लोग करेंगे इसी आइरिस डेटा सेट के ऊपर। और दोस्तों डेटा विजुअलाइजेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन से जो है वो हमें इतनी ज़्यादा इंसाइट नहीं मिलती। अगर हम डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर पिक्चर ही दिखाई जा रही है, पिक्टोरियली दिखाई जा रही है, पिक्चर की फॉर्म में दिखाई जा रही है। तो वो जो है वो हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर कैटर कर लेंगे। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर करते हैं डेटा मैनिपुलेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन को। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर लगा देता हूँ एक कमेंट, और मैं यहाँ लिखता हूँ
डेटा विजुअलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा विजुअलाइजेशन, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि हम लोगों ने डेटा विजुअलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट किया है। इंटर करते हैं, तो हमने लिख दिया भाई डेटा विजुअलाइजेशन। अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसी के ऊपर डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे सारे कॉलम्स को। तो भाई सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम और बार चार्ट का सबसे पहले डिफरेंस समझ लो। तो भाई हिस्टोग्राम जो है वो हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल एंट्रीज या फिर न्यूमेरिक डेटा को देखने के लिए यूज़ करते हैं, और जो बार प्लॉट है फिर बार चार्ट है उसको हम लोग कैटेगोरिकल डेटा को देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपके पास जो है यहाँ पर दो कैटेगरीज होती है डेटा की, एक आपके पास होती है न्यूमेरिक और एक आपके पास होती है कैटेगोरिकल। तो कैटेगोरिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आप जो है यहाँ पर बार प्लॉट का यूज़ करते हो, और अगर आपको यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर हिस्टोग्राम का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी जो है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कैटेगोरिकल बेसिकली एक ही कॉलम है जो कि कैटेगोरिकल है, बाकी सारे के सारे कॉलम जो है वो न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर एक जो है हिस्टोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले एक सेपल लेंथ वाले कॉलम पे, और फिर देखते हैं किस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, ggplot2, जो कि हम पहले यहाँ पर लोड कर चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से लोड की जाती है। तो उसको जो है अभी यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए या फिर प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ggplot। उसके बाद में जो है हमें देना पड़ेगा राउंड ब्रेसेस, और सबसे पहले आएगी डेटा लेयर। तो डेटा लेयर जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्लाइड्स में, डेटा लेयर आएगी, उसके बाद एस्थेटिक लेयर आएगी, एंड देन आपके पास आखिर में आएगी ज्योमेट्री लेयर। तो डेटा लेयर के अंदर हम यहाँ पर डेटा को मैप करेंगे जिसका नाम है आइरस, उसके बाद कमा, एंड देन आएगी एस्थेटिक। तो EAES यानी कि एस्थेटिक की शॉर्ट फॉर्म है, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, एंड देन हमें जो है कॉलम का नाम देना पड़ेगा जिसके ऊपर हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं। तो हम यहाँ देंगे सेपल डॉट लेंथ। तो हम यहाँ सेपल लेंथ पे जो है हिस्टोग्राम बना रहे हैं। उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर देना पड़ेगा बेसिकली एक वेरिएबल जिसमें हम इसको स्टोर करवाएंगे। तो हम यहाँ देते हैं एक्स के अंदर हमें जो है यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा प्लस ऑपरेटर को, और उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर देना पड़ेगा ज्योम। तो ज्योम जो है वो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है ज्योमेट्री की। तो उसके बाद हमें यहाँ पर देना पड़ेगा हिस्टोग्राम। तो हम यहाँ देखिए ज्योम हिस्टोग्राम। और अगर हमें यहाँ पर कलर प्रोवाइड करना है तो कलर के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम है फिल, और फिल के अंदर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं एक कलर जो कि हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ब्लैक। और उसके बाद में जो है अगर आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एज कलर देना है, यानी कि जो लाइन के एज कलर होगा, फिर आपको कॉलम कलर देना है, या फिर जो लाइन की आउटलाइन कलर है उसको देना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है कॉल, और उसको जो है हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कलर दे देते हैं ग्रीन। तो यहाँ पर हम दे देते हैं ग्रीन, एंड देन अभी जो है हमारा हिस्टोग्राम का जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इंटर करते हैं और देखते हैं अपने हिस्टोग्राम को कि किस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है एक हिस्टोग्राम जो है यहाँ पर बनकर आ गया है, और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली एक हिस्टोग्राम बना लिया सेपल लेंथ के ऊपर। और आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको अलग अलग सेपल लेंथ की वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस हिस्टोग्राम के थ्रू यहाँ पर पता चल रहा है, और इस हिस्टोग्राम के थ्रू जो है आपको ये मालूम चल रहा है कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पर हिस्टोग्राम के अंदर देख पा रहे हो। आप ये देख रहे हो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है वो किसकी है, वो आपके पास यहाँ पर इन वैल्यूज़ की आ रही है। मतलब 7 के बाद आपके पास जो है बेसिकली 6 के बाद जो आपके पास आ रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर मान लो 6.8 के आसपास होगा, या फिर मान लो 6.9 के आसपास होगा, 7.1 के आसपास होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। तो आप यहाँ देख रहे हो हमने बनाया भाई हिस्टोग्राम, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल एंट्री थी, यानी कि एक न्यूमेरिकल डेटा था, और न्यूमेरिकल डेटा या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर हिस्टोग्राम ही बनाया जा सकता है, बार प्लॉट नहीं बनाया जा सकता। बार प्लॉट बनाया जाता है कैटेगोरिकल के ऊपर। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को बना लिया। अभी अगर मान लो इसका कलर जो है हमें यहाँ पर चेंज करना है, तो इसी चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पर हम लोग करते हैं पेस्ट। और उसके बाद में जो है अभी इसका कलर हमें जो है यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसका कलर जो है यहाँ पर अभी कॉलम कलर मान लो हमें नहीं देना, तो हम कॉलम कलर को हटा के इसका कलर जो है यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर इसका कलर जो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं रेड। और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर इसको इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर इसको एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो कॉलम कलर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल गया। और आप यहाँ देख रहे हो कि हमें जो इतनी डिटेल्स में नहीं मिल रही। अगर आप सारे बिन्स अलग अलग देखो, ये जो आपको यहाँ पर जो ये जो आपको यहाँ पर सॉलिड लाइंस दिख रही है, ये सॉलिड लाइंस को हम लोग यहाँ पर बिन्स बोलते हैं। और ये बिन्स हैं, ये बिन्स इतनी डिटेल्ड आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर हम इसके अंदर कॉलम कलर को ऐड कर दें, यानी कि हम इसमें जो है वो आउटलाइन को ऐड कर दें, तो ये काफ़ी अलग अलग तरीके से हमें बिन्स प्रोवाइड करेगा। उससे हमें जो है यहाँ पर एनालाइज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बनाया भाई एक हिस्टोग्राम को।
अभी इसमें भी जो है हम लोग एक कॉलम कलर के साथ भी जो है वो यहाँ पर देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर इसके अंदर एक कॉलम कलर भी देते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉल एट्रीब्यूट के साथ में हम देंगे कॉलम कलर, और कॉलम कलर जो है हम लोग यहाँ पर इसको दे देते हैं ब्लैक। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ब्लैक, इंटर करते हैं। तो भाई अभी आप यहाँ देख रहे हो, अगर मैं प्रीवियस से इसको कंपेयर करूँ तो आप यहाँ देख रहे हो प्रीवियस, तो इसमें इतनी डिटेल हमें पता नहीं चली क्योंकि सारे जो बिन्स हैं वो आपस में एकदम जो है वो यहाँ पर एकदम चिपके हुए हैं। तो लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ आपसे दूसरे वाले की, तो आप यहाँ देख रहे हो इसके अंदर जो है हमें डिटेल मिल रही है, मतलब इसके अंदर हमें इजीली यहाँ पर पता चल रहा है कि कौन सी किस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कम है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले से कंपेयर करें तो उसमें हमें इतनी डिटेल यहाँ पर नहीं मिल रही। तो आप यहाँ देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत सा हिस्टोग्राम जो है वो हमने यहाँ पर सेपल लेंथ के ऊपर बनाया है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है सेपल विड्थ का। तो सेपल विड्थ के ऊपर अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो क्योंकि वो हिस्टोग्राम इससे डिफरेंट होगा और बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में से डिफरेंट होगा, ऑलमोस्ट बिन्स जो है वो सारे सेम होंगे। तो अभी उसके ऊपर भी जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक हिस्टोग्राम को। तो अभी जो है मैं यहाँ पर करता हूँ इसको कॉपी और यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट, और उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देंगे कॉलम का नाम जो कि हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सेपल विड्थ। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेपल विड्थ के ऊपर जो है एक हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ सेपल, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा विड्थ। ओके, तो मैंने यहाँ दे दिया भाई सेपल विड्थ, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर कॉलम कलर जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ मान लो रेड, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ग्रीन। अभी हम लोग यहाँ पर सेपल विड्थ के लिए भी जो एक हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर कलर भी दे दिया और हमने जो है यहाँ पर कॉलम कलर भी दे दिया। इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने इंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास काफ़ी खूबसूरत सा जो है एक हिस्टोग्राम यहाँ पर बनकर आ गया, और ये हिस्टोग्राम हमने बनाया है सेपल विड्थ के ऊपर। आप यहाँ देख रहे हो एक्स एक्सिस पे सेपल विड्थ मैप है और वाई एक्सिस पे जो है यहाँ पर काउंट्स मैप है। तो आप ये देख रहे हो ये जो है ये सारे काउंट्स हैं उन वैल्यूज़ के, और ये जो है ये आपके पास यहाँ पर सेपल विड्थ है, यानी कि सेपल की विड्थ है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर हिस्टोग्राम बना सकते हो। मैंने जो है आप देख रहे हो कॉलम कलर, ये जो कॉल है इसका मतलब होता है कॉलम कलर। तो आप यहाँ देख रहे हो जो आउटलाइन कलर है वो मैंने रेड दिया था, और ये रेड लाइन से जो है यहाँ पर आउटलाइन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और मैंने फिल किया था इस प्लॉट को या फिर इस बिन्स को ग्रीन कलर से, और ग्रीन कलर जो है मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया हिस्टोग्राम सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के ऊपर। अभी हम लोग जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक स्कैटर प्लॉट जो है वो बनाएंगे और उसके अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो स्कैटर प्लॉट को बनाने के लिए अभी हम लोग को यहाँ पर दो कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो कॉलम्स हमारे पास, एक हो जाएगा सेपल लेंथ और एक हो जाएगा सेपल विड्थ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा जीजी प्लॉट। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा डेटा लेयर, और डेटा लेयर पे हम डेटा का नाम मैप कर देंगे जो कि है आइरस। उसके बाद कमा एंड देन एस्थेटिक लेयर, और एस्थेटिक लेयर के अंदर हम लोग जो है वो यहाँ पर दे देंगे एक्स। तो हमारे पास अभी यहाँ पर दो वेरिएबल्स रहेंगे, एक होगा एक्स एक होगा वाई। तो एक्स पे जो है हम लोग यहाँ पर मैप करेंगे सेपल लेंथ को, मैं लिखता हूँ सेपल डॉट लेंथ, और एक हो जाएगा हमारे पास वाई, और वाई पे जो है हम लोग यहाँ पर मैप करेंगे सेपल विड्थ, यानी कि सेपल डॉट विड्थ। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर को, एंड देन उसके बाद यूज़ करेंगे ज्योम, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा स्कैटर। बेसिकली इसमें जो है वो पॉइंट से शो होता है। तो बार जो बेसिकली आपके पास यहाँ पर आर लैंग्वेज है, आर लैंग्वेज है स्कैटर प्लॉट को पॉइंट प्लॉट से जो है यहाँ पर मैप किया जाता है। उसको फिल करते हैं, इसको फिल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग उसको फिल कर लेते हैं मान लो रेड कलर से। और अभी जो है इसका कोई कॉलम कलर नहीं होता। अभी हम लोग उसको एंटर करते हैं, देखते हैं स्कैटर प्लॉट हमारा बन गया या नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है एक स्कैटर प्लॉट जो है वो यहाँ पर बन गया है, और इसके अंदर जो है आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये स्कैटर प्लॉट की वैल्यू, और ये अलग अलग क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो हमने दो कॉलम्स को यहाँ पर मैप किया था, सेपल लेंथ को एक्स एक्सिस पे मैप किया था और सेपल विड्थ को वाई एक्सिस पे मैप किया था, और उसका स्कैटर प्लॉट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर कॉलम कलर देना है। तो कॉलम कलर के लिए हमें इसको यहाँ पर करना पड़ेगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मुझे जो है यहाँ पर करना है इसको पेस्ट। तो मैं यहाँ पर करता हूँ उसको पेस्ट, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर फिल कलर नहीं होता इसके बाद होता है कॉलम कलर। तो मैं देता हूँ कॉलम, मैं यहाँ दे देता हूँ कॉलम कलर। तो मैं यहाँ देता हूँ कॉलम कलर दे देते हैं इसका ग्रीन। इंटर करते हैं। तो भाई जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर दिया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है स्कैटर प्लॉट्स का कलर जो है वो यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, लेकिन ये देखने में इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं लगा। तो इसका कलर जो है मैं दोबारा से थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि दिखने में जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव लगे। तो अभी जो है मैं इसका कलर यहाँ पर चेंज करके
मैं यहाँ पर इसका कलर जो है वो यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और इसका कलर जो है अभी मैं यहाँ दे देता हूँ रेड। अभी इंटर करते हैं तो भाई अभी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये जो है ये आपके पास यहाँ पर स्कैटर प्लॉट बना जो कि हमने दो यहाँ पर कॉलम्स के ऊपर बनाया था, सेपल लेंथ के ऊपर और सेपल वेड्थ के ऊपर। उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर कि किस तरीके से वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर जो है वो एक स्कैटर प्लॉट भी बना के देखा और एक यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम भी जो है वो यहाँ पर बना के देख लिया। उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पीशीज़, यानी कि अभी हम लोग एक बार प्लॉट भी जो है वो यहाँ पर बना के देखेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे कॉलम्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर एक बार प्लॉट भी बना के देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल जो कॉलम्स हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा देख लें। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक बनाते हैं हिस्टोग्राम पेटल लेंथ के लिए। तो पेटल लेंथ के लिए हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा GG प्लॉट। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा डेटा लेयर को, और डेटा लेयर पे मैं डेटा का नाम जो कि आयरस को मैप कर दूंगा। उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर एस्थेटिक लेयर को, और एस्थेटिक के अंदर मैं यहाँ पर एक्स पे मैप कर दूंगा पेटल लेंथ को। मैं यहाँ पर मैप कर दूंगा पेटल डॉट लेंथ, पेटल लेंथ को मैप कर दिया। उसके बाद मुझे यूज़ करना है प्लस ऑपरेटर। उसके बाद मुझे यूज़ करना है जियोम हिस्ट, और उसके बाद मुझे इसको फिल करना है मुझे इसको फिल करना है। मैं इसको फिल कर देता हूँ यहाँ पर, मान लो पिंक कलर से, तो मैं दे देता हूँ पिंक। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर इसको इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर इसको इंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास एक हिस्टोग्राम जो है जो कि हमने बनाया है यहाँ पर पेटल लेंथ के ऊपर, वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हो हिस्टोग्राम कलर मैंने यहाँ पर पिंक दिया था वो यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि अभी ये इंटरेक्टिव नहीं लगा, मतलब डिटेल प्रोवाइड नहीं करा, तो इसके अंदर अभी हम लोग यहाँ पर एक आउटलाइन भी जो है वो यहाँ पर दे देते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं इसको कॉपी। तो अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसके अंदर एक आउटलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। तो कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। तो एक कॉलम कलर भी यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉलम कलर देते हैं जिसको हम यहाँ पर ब्लैक दे देंगे। तो यहाँ पर देते हैं कॉल इज इक्वल टू ब्लैक, और यहाँ पर जो है मैंने दिया था फिल जो कि था पिंक। ओके, तो भाई मैंने कॉलम कलर भी दे दिया। अभी इंटर करते हैं। तो यहाँ पर एक आ गया है एरर, और वो एरर जो है वो हमें क्या यहाँ पर बता रहा है, ज़रा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर कॉलम कलर को जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमने यहाँ पर कर दी है। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पर कॉलम कलर को ब्लैक की जगह के दे दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देना है कॉलम कलर, देता हूँ कॉल इज इक्वल टू ब्लैक। देन अभी हम लोग इसको एंटर करते हैं। तो भाई अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसको एंटर किया, और अभी आप यहाँ देखो अगर, तो हमारे पास जो है यह हिस्टोग्राम जो है यहाँ पर बनकर आ चुका है। और अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हमें देखने में, और पिंक कलर में ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो यहाँ पर पेटल लेंथ का, और पेटल लेंथ के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से हमने जो है यहाँ पर पेटल लेंथ के अंदर किन तरीके से कौन सी वैल्यूज़ का जो फ्रिक्वेंसी है, या फिर जो कौन सी वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन तरीके से किसके साथ में लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में डील कर सकते हैं। और ये पेटल लेंथ जो है ये हमने यहाँ पर जो आपके पास हिस्टोग्राम था वो इसके ऊपर हमने बना लिया। उसके बाद में भाई हमारे पास यहाँ पर टाइम है अभी पेटल विड्थ को देखने का। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक पेटल विड्थ के ऊपर भी जो है वो यहाँ पर बना रहे थे। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर करते हैं कॉपी, और उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं पेटल विड्थ के लिए। तो बस मैं यहाँ से लेंथ को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ दे देता हूँ पेटल विड्थ। ओके, उसके बाद में जो है कलर को चेंज करते हैं। कलर को जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पर आउटलाइन जो है वो मेरे पास यहाँ पर ब्लैक ही रहने देते हैं। इंटर करते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पर कलर दिया था ऑरेंज, और यहाँ पर मेरा हिस्टोग्राम जो है वो बनकर आ गया पेटल विड्थ के लिए। और आप यहाँ देख रहे हो हिस्टोग्राम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर बनाया हिस्टोग्राम पेटल विड्थ के लिए और पेटल लेंथ के लिए भी। अभी टाइम है हमारे पास लास्ट कॉलम को एनालाइज करने का। अब क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ये कॉलम जो है वो कैटेगोरिकल कॉलम है, इसमें 3 क्लासेज हैं, 3 कैटेगरीज हैं, सेंटोसा,
वर्जिनिका और वर्सी कलर। इसी तरीके से आयरस की 3 कैटेगरीज हैं, उन 3 कैटेगरीज को देखने के लिए हमें बनाना पड़ेगा हमारा बार प्लॉट। तो बार प्लॉट को बनाने के लिए मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा जीजी प्लॉट। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डेटा लेयर को सबसे पहले, और उसका नाम लाना पड़ेगा डेटा का, एंड देन एस्थेटिक लेयर। और एस्थेटिक लेयर के अंदर मैं एक्स पे जो है यहाँ पर मैप कर दूंगा, मैं यहाँ पर स्पीशीज़ को जो है वो बेसिकली यहाँ पर मैप कर दूंगा, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्पीशीज़। तो यहाँ पर स्पीशीज़ वाला कॉलम जो है मैं मैप कर दिया। उसके बाद मुझे प्लस ऑपरेटर यूज़ करना है, और उसके बाद मुझे लिखना है जियोम बार, एंड देन इसको फिल कर देना है मुझे, या फिर मान लो मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, तो फिर मेरा बार प्लॉट जो है वो बन के आ जाएगा। अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई जैसा कि हमने यहाँ पर इंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर बार प्लॉट यहाँ पर बनकर आ चुका है, लेकिन ये इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगा। तो उसके अंदर हमें कलर को ऐड करना है, तो कलर को हम लोग ऐड करते हैं। और कलर को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। मैं करता हूँ उसको कॉपी, और यहाँ से मैं जो है इसको यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको कलर ऐड करते हैं। तो कलर ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर फिल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, और हम लोग जो है इसको यहाँ पर कलर को ऐड करते हैं, और हम लोग यहाँ पर इसको रेड कलर ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ देख लो रेड कलर मैंने ऐड किया, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जो आपके बिन्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं, जितनी वैल्यूज़ सेंटोसा की है उतनी वैल्यूज़ वर्सी कलर की भी है, और उतनी वैल्यूज़ जो है आपके पास वर्जिनिका की भी है। कोई भी वैल्यू किसी से कम या फिर किसी से ज़्यादा नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही जितनी है सभी की। तभी जो है मुझे यहाँ पर ये बिन्स जो है वो इतना वेरिएशंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इस तरीके से भाई हमने जो है यहाँ पर ये चीज़ बना ली। अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक एट्रीब्यूट की तरह, बेसिकली एक एस्थेटिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सबको डिफरेंट कलर जो है वो यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा इसको पेस्ट, और मैं यहाँ पर जो है वो फिल एट्रीब्यूट को एस्थेटिक लेयर के अंदर मैप कर देता हूँ। तो मैं देता हूँ फिल इज इक्वल टू एस्थेटिक, और इसमें जो है मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैप कर देता हूँ अपने इस कॉलम को, जो कि है स्पीशीज़ वाला। तो स्पीशीज़ से जो है मेरे कलर सारे डिटरमिन्ड होंगे। और अभी जो है मैं यहाँ पर करता हूँ इंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे मैंने इंटर किया मेरे सारे कॉलम जो है वो स्पीशीज़ से यहाँ पर जो है वो डिटरमिन्ड हो रहे हैं। मतलब सारे कॉलम स्पीशीज़ जो है मेरे यहाँ पर डिटरमिन्ड हो रहे हैं। आप यहाँ देखो तो सारे कॉलम जो हैं वो यहाँ पर स्पीशीज़ जो मेरे पास यहाँ पर कॉलम था उससे जो है मेरी सारी क्लासेस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और दोस्तों हमने जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखा, सारी डेटा मैनिपुलेशन को भी देखा, और डेटा विजुअलाइजेशन को भी देखा कि हम लोग किस तरीके से डेटा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं आर के साथ, और डेटा विजुअलाइजेशन भी जो है वो आर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज ये सेशन जो है यहाँ पर होता है एंड, और हमने जो है सारी चीज़ें डिटेल में सीखी, और दोस्तों सारी चीज़ों को जो है हमने प्रैक्टिकली आर स्टूडियो में जो है वो इम्प्लीमेंट भी करके देख लिया। तो फोक्स ये सेशन के अंदर अभी तक इतना ही। बाकी आने वाले सेशंस के अंदर और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो आप हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसे कमाल वाले सेशंस बनाने के लिए। तो फोक्स अभी तक के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आने वाले सेशंस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।